बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। आप सभी का स्वागत है। बहुत ही शानदार रैली मार्केट में, लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी। रैली इसलिए कह रहा हूँ कि इतनी पिटाई की आदत हो गई थी कि हल्का सा ग्रीन भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप और बैंक निफ्टी में बहुत शानदार रिकवरी। काफ़ी कुछ है डिस्कस करने को। श्रेया वीरू भी रहेंगे शो में मेरे साथ। आप दोनों को गुड आफ्टरनून। शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बैंकिंग शेयरों के दम पर बाजार में अच्छी रिकवरी। निफ्टी निचले स्तरों से 150 पॉइंट से ज़्यादा सुधरकर 25,500 के ऊपर निकला। बैंक निफ्टी नीचे 700 पॉइंट से ज़्यादा रिकवर होकर 57,800 के पार। मिड कैप शेयरों में भी जोरदार रिकवरी। आज के बिग स्टॉक शेयरों ने किया कमाल। BSE 6% उछाल के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। साथ ही एंजल वन और LIC भी 3% उछाल के साथ शानदार मजबूती। वहीं चार्ट GPT शेयर में 1.5% इजाफा। SBI लाइफ और शॉर्ट कैंडिडेट केस में दिया करीब 2% तक का स्विंग। कैपिटल मार्केट और मेटल शेयरों में जोरदार तेजी, करीब 2% चढ़े दोनों सेक्टर इंडेक्स। साथ ही सरकारी बैंक इंडेक्स में भी करीब 1% की मजबूती। पूरे EMS स्पेस में तगड़ी गिरावट। दूसरी तिमाही में कमजोर नतीजों से अंबर एंटरप्राइजेस करीब 10% टूटा, फिसल कर बना डेरिवेटिव्स का टॉप लूजर। वहीं PG इलेक्ट्रोप्लास्ट और केस में भी तगड़ा दबाव। आज के बिग स्टॉक्स में सभी शेयरों पर हुआ था सटीक एनालिसिस। NBFC शेयरों में जोरदार मोमेंटम। मैनेजमेंट की अच्छी गाइडेंस है। L&T फाइनेंस 10% के उछाल के साथ बना F&O का टॉप गेनर। वहीं 3% से ज़्यादा उछाल के साथ निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस। पिरामल फाइनेंस भी 13% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ और तेजी वहाँ और बढ़ी। हिंडाल्को की दूसरी तिमाही में अनुमान से अच्छे रहे नतीजे। मुनाफा 21% बढ़ा। आय में भी करीब 13% का उछाल। मार्जिन फ्लैट। इधर दूसरी तिमाही में दिवीज लैब के भी अनुमान से कहीं बेहतर नतीजे। रेवेन्यू में करीब 16% तो मुनाफे में करीब 35% का इजाफा। और सोमवार को आएंगे निफ्टी में शामिल बजाज फाइनेंस और ONGC के नतीजे। बजाज फाइनेंस की ब्याज से कमाई में 22% तो मुनाफे में 24% का उछाल संभव। वहीं वोडा आइडिया समेत वायदा की 3 कंपनियों का नंबर्स का भी रहेगा इंतजार। BSG और एंजल वन को फोकस में, दोनों को ग्रीन ले रहा हूँ। सेबी चेयरमैन के बाद वित्त मंत्री ने भी थोड़ा सा भरोसा दिया है। उन्होंने कहा है कि F&O पर अभी हमारा कोई इरादा नहीं है सख्ती करने का। साफ साफ उन्होंने कहा कि भाई ये रिस्क है, ये रिटेल को समझना चाहिए और हम उनको रोक नहीं सकते F&O ट्रेडिंग करने से, लेकिन थोड़ा सा उनको इसके बारे में हम जागरूक जरूर करेंगे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं सेबी चीफ ने भी बात कही थी, तो ये थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस देने वाला स्टेप है। ये स्टॉक मेंशन हुआ था कि मजबूत होगा, रडार पे रखिए। आज दिन के हाईज पर अब 7% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। एम्बर मुझे लग रहा है कि आज का शायद मिनी एक्सीडेंट ऑफ द डे भी हो सकता है। 25 करोड़ का मुनाफे का एस्टिमेट था, उसके सामने 33 करोड़ का घाटा आया है। रेवेन्यू भी अनुमान से 200 करोड़ कम है। ऐसा भी नहीं कि शेयर सस्ता है तो एटलीस्ट लोअर लेवल पे लोग कहेंगे चलो वैल्यूएशन कंफर्ट के लिए ले लूँ। वैल्यूएशन कंफर्ट भी बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, तो इसके लिए ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि आज का मिनी एक्सीडेंट ऑफ द डे हो सकता है। अंबर एंटरप्राइजेस नतीजों के बाद और जिस तरह के वैल्यूएशंस थे उनको देखते हुए सुबह चर्चा हुई थी कि एक्सीडेंट ऑफ द डे बनने की तैयारी। तगड़े प्रेशर के साथ अंबर एंटरप्राइजेस कामकाज करता हुआ। चलिए शो की शुरुआत करेंगे। वैसे आज काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक स्विंग्स काफ़ी अच्छे रहे मार्केट के लिए। LIC भी देखिए, वो भी 4-4.5% ऊपर है। खैर बड़ा सवाल ये है कि ये रिकवरी कितनी टिकाऊ है। और देखिए हैं हम अभी भी रेड में, निफ्टी में ग्रीन में आए जरूर थे और वो न्यूट्रल जोन में आती ही थोड़ा सा मार्केट दिक्कत में आता है, लेकिन हैं हम अभी भी रेड में। लेकिन रिकवरी कितनी टिकाऊ है? निफ्टी में 200 पॉइंट की रिकवरी हुई है और मिड कैप में 1000 पॉइंट की। जी हाँ, मिड कैप में खासतौर से 1000 पॉइंट की रिकवरी है। आज के लो से 58,800 का लो था और 59,800 पर हैं हम इस समय। अभी भी 1000 पॉइंट की रिकवरी के साथ हम कामकाज कर रहे हैं
और बैंक्स और एनबीएफसीज दोनों में शानदार शानदार रैली। सबसे इम्पॉर्टेंट आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि लगातार बात हो रही थी कि जब तक आईसीआईसीआई बैंक स्टेबल नहीं होगा मार्केट में रैली का टिकना मुश्किल है। और आईसीआईसीआई बैंक ने आज थोड़ा कमाल दिखाया, उसने लीड किया इस रिकवरी को और बजाज फाइनेंस ने लीड किया एनबीएफसीज की रिकवरी को। तो कुल मिलाकर शानदार रैली। लेकिन श्रेया वीरू, बड़ा सवाल यही है कि ये कितनी टिकाऊ है रैली। बिल्कुल, बड़ा सवाल वही कि कितनी टिकाऊ है और देखते हैं कि आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहता है मार्केट्स के लिए। लेकिन जैसा कि आपने बात कही, शानदार रिकवरी आज मार्केट्स में, जिस तरीके से ब्रॉडर मार्केट सुधरे हैं, ब्रेथ जिस तरीके से सुधरा है, फेवर गया है एडवांसेस की तरफ, तो अच्छा लग रहा है फिलहाल मार्केट। और जो लेवल्स आपने सुबह बताए थे निफ्टी के, स्पेशली मैं देख रही थी 25,300 का सपोर्ट आपने कहा था, 25,318 तक गए, फिर वहीं से हमें रिकवरी देखने को मिली। इसके अलावा 25,545 तक का हाई गया और 25,550 का आपने रेजिस्टेंस कहा था। तो लेवल्स उसी के इर्द गिर्द रहा मार्केट, निफ्टी स्पेशली, और बैंक निफ्टी में जिस तरीके से रिकवरी देखने को मिली है। तो सबसे पहले सवाल जो आपने उठाए वही मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि रिकवरी कितनी टिकाऊ लग रही है, अब कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर, और ब्रॉडर मार्केट्स में इनफैक्ट जिस तरीके से रियलाइज, सबको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए श्रेया, एट द रिस्क ऑफ बीइंग रॉन्ग, 25,318 तक गए हम आज, और इसका मतलब हम उस फिबोनाची के रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी एक जो आज सुबह हमने लेवल्स मेंशन किए थे वहाँ तक रिट्रेस होकर एक रिकवरी दिखा रहे हैं। 25,250, 25,300 हमने बात की थी इस स्विंग में। ये शायद वो पक्का वाला फाइनल वाला बॉटम हो मार्केट के लिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मार्केट ने कमज़ोर खिलाड़ियों को बाहर निकाला है। बस ये है कि रिकवरी फेल नहीं होनी चाहिए। ये होना चाहिए कि आज की आज ही हम आखिरी के 1.5 घंटे में गिर जाएं। ये नहीं हो, बस अगर ये नहीं हो तो कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, देखिए अब तक कोई बिहार की बात नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा है आज बिहार में जो फर्स्ट फेज़ ऑफ इलेक्शन चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि मार्केट के खुद के एग्जिट पोल्स होते हैं, कहीं ना कहीं मार्केट को वहाँ से एक अच्छी खबर मिली है, इसकी पॉसिबिलिटी है। और ट्यूसडे को एग्जिट पोल आएंगे, ध्यान रखिएगा, ट्यूसडे को सेकेंड फेज़ और ट्यूसडे को एग्जिट पोल आएंगे। तो ट्यूसडे अब शॉर्ट हो सकता है फंसे हुए एफआईएस के बुरी तरीके से। इंडेक्स में मुझे लग रहा है कि अभी भी हैं दोनों तरफ के मौके, लेकिन ये 25,550 से 25,600 का जो जोन है ना, ये टफ जोन है। आज सुबह जब हम बात कर रहे थे कि अगर लोअर लेवल से रिकवरी आई, जैसे आपने बोला 25,300, 350, अगर वहाँ से रिकवरी आई तो वो ट्रेड प्ले आउट होगी। लेकिन दिक्कत आएगी न्यूट्रल जोन में। हमेशा जब भी रिकवरी आती है मार्केट न्यूट्रल जोन में आके फंसता है। वो जोन 25,550 का ही था और वहीं पर आकर निफ्टी फंसा। तो 25,550 से 25,600 पे रेजिस्टेंस है और सपोर्ट अब आप 25,350 से 25,400 का मानकर चले। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी अब वापस साइन दे रहा है वो बड़ी वाली रैली का, वापस ऑल टाइम हाई की तरफ जाने के संकेत दे रहा है बैंक निफ्टी, क्योंकि 5-6 दिनों की एक नैरो रेंज का आज ब्रेकआउट है यहाँ पर। और आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक इन्होंने सपोर्ट किया है, तो इस पर खासतौर से नज़र रखें। लेकिन मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आखिरी का 1-1.5 घंटा बहुत क्रूशियल है, उसमें वापस सेलिंग नहीं आनी चाहिए। वीरू के पास चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के लिए। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। थोड़ा सा निफ्टी हल्का सा सिंक हो रहा है, तो मैं भी थोड़ा सा अनुज स्टॉक्स को रिस्ट्रिक्ट ही रखूँगा कमी तक। आप सुबह बात भी कर रहे थे और आई थिंक मैंने उसको सभी स्टैट्स की कसौटी पे परखा भी। दैट्स यूपीएल अनुज, स्ट्रॉन्ग 2.5% ऊपर, क्लियर कट साइंस ऑफ ब्रेकआउट और जिसे कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ, इसको रिएक्ट होते हुए मार्केट में। और ऑलमोस्ट ये दिसंबर 2022 के बाद अब तक की सारी जोन्स को बाइसेक्ट करता हुआ अच्छी शॉर्ट कवरिंग। और मेरे ख्याल से जब केमिकल का एक टफ फेज था उसमें सबसे पिटा हुआ स्टॉक था ये, लेकिन इस वक्त लीड करता हुआ पूरे केमिकल्स के स्विंग को यूपीएल, वेल सपोर्टेड बाय थिंग ऑफ शॉर्ट कवरिंग स्टैट्स। एक ये, दूसरा लेके आऊँगा मेटल स्पेस से जेएसपीएल। देखिए ये ट्रेडर्स को टोज पे रख रहा है। ये वो स्टॉक था जो कि 10-20 डिमा के ऊपर ट्रेड कर रहा था, आज कमज़ोर खुला, लेकिन फिर लोअर लेवल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग। और ये टोज पे खड़ा इसलिए रखा हुआ है ट्रेडर्स को क्योंकि ये कभी भी अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री, कभी भी अगर आप देखें सराउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट दे सकता है। आज शॉर्ट कवरिंग थोड़ी है, थिन है, बट स्टिल है। तो एक जेएसपीएल, एक यूपीएल, और स्क्रीन पे एक स्टॉक और रखूँगा जहाँ पे थोड़ा सा कन्विक्शन आ रहा है कि इसने लोअर लेवल से अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट किया है। निफ्टी ने ऑलमोस्ट आज अपना 50 डेमा छुआ, प्रिसाइसली 50 डेमा छुआ। बट लुक एट एनबीएफसीज एंड विद इन एनबीएफसीज बजाज फाइनेंस 1072 पे ट्रेड करता हुआ। पिछले 3 दिन तक इसमें 20 डेमा के इर्द गिर्द कारोबार हुआ और आज एक बहुत ही वीक डे में इसने 20-10 डेमा की ट्रैजेक्टरी को पार किया। वेल सपोर्टेड बाय आई थिंक ऑप्शन स्टैट्स, करीब 11 फ्यूचर स्टैट्स 11 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में बिल्डअप हुए।
इन 3-4 स्टॉक्स में मेरी नज़र रहेगी। हालांकि बहुत सारे शॉर्ट के कैंडिडेट्स भी हैं, बट मैं बचना चाहूँगा उस पर टिप्पणी करने से पहले। लेकिन अनुज, यूपीएल पे हम सुबह बात भी कर रहे थे, इस बार का ये बिहेवियर इसका कैसे लग रहा है? आई मीन जिसे कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ, है ना, वो नजर आ रही है इसमें इस बार। आई थिंक आज सुबह हम वीरू आई थिंक चैट पे भी बात कर रहे थे कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है यहाँ पर, और कल इसके नंबर्स आए, गाइडेंस बढ़ाई, और उसके अलावा स्टॉक 12 टाइम प्राइस टू अर्निंग्स पर अवेलेबल है। तो आई थिंक ये दिक्कत ये है कि ये बीच बीच में ना लोगों को थोड़ा सा परेशान करता है, लेकिन आई थिंक सबसे फास्टेस्ट मूवर्स में से एक रहा है पिछले कुछ दिनों में, और नंबर अच्छे आएंगे ना। देखिए मार्केट चले हुए स्टॉक को भी चलाएगा, कितने एग्जाम्पल हो चुके हैं अब इस समय, तो ये आई थिंक उसका एक और एग्जाम्पल है। कल चला ये स्टॉक, कल डे हाई पर बंद हुआ, आज फिर स्टॉक सुबह नीचे गिरा, लेकिन फिर रिकवरी आई और फिर यहाँ पर कल के हाई को क्रॉस किया हमने। तो यहाँ पर मोमेंटम काफ़ी शानदार है। ये आपको बता रहा है कि इस समय ना आप अच्छे नंबर्स वाले स्टॉक्स को चेज़ भी करिए, क्योंकि मार्केट के पास इस समय मौके इतने कम हैं कि मार्केट उन्हीं स्टॉक्स को, 5-6 स्टॉक्स जो हैं उन्हीं को बार बार रिवॉर्ड कर रहा है। हालांकि कंप्लीटली डिफरेंट है, लेकिन मैं आपको कैनरा बैंक का एग्जांपल देता हूँ। बार बार मैं एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ कई दिनों से। देखिए यहाँ भी आज देखिए फिर लोअर लेवल से किस तरीके की बाइंग आ गई। तो मार्केट के पास ना कुछ ही स्टॉक्स हैं जहाँ पर उनके नंबर्स, वैल्यूएशन, इन सब का कॉम्बिनेशन मिलाकर बहुत अच्छा है, इस वजह से उन स्टॉक्स को मार्केट चेज कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, श्रेया के पास चलते हैं। श्रेया जी, लेकिन सवाल एक मेरा एनबीएफसी स्पेस को लेकर है। जिस तरीके से शानदार रैली एनबीएफसी स्पेस में भी देखने को मिली आज, जैसा कि जिक्र भी कर रहे थे आप, श्रीराम फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, अच्छी तेजी, एनबीएफसीज पर भी क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए सबके अपने अलग अलग कारण हैं। श्रीराम फाइनेंस में तो लॉन्गेस्ट टाइम से बस चल रहा है बहुत बड़ा। आई थिंक बजाज फाइनेंस में एक टेक्निकल ब्रेकआउट है। आई थिंक एलटीएफ क्लियरली आज का हीरो ऑफ द डे है। ऐसा क्या कह दिया एलटीएफ ने जो 10% ऊपर होना चाहिए था, लेकिन वही है कि बस अब सबके सब एकदम से नया सेक्टर मिल गया सबको एनबीएफसीज का, तो इसके लिए इस तरीके का मोमेंटम आ गया। लेकिन देखिए अगर मार्केट को रिकवर करना है और मार्केट को लीड करना है तो बैंक्स और एनबीएफसीज सबसे बड़ा सेक्टर जो है उसी को लीड करना पड़ेगा, ये तो है। अच्छा, नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं। अगर आप देखें ना एनबीएफसीज के इन जनरल, एलआईसी देखिए, हालांकि ये दूसरी टाइप की एनबीएफसी है, लेकिन यहाँ पर हमने बात भी की थी आज सुबह की शानदार नंबर्स हैं। सुबह नहीं चला लेकिन दोपहर में अच्छे मूव्स आए। तो सब आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी थिंग्स है जो इनको इस समय हेल्प कर रहा है। श्रेया बिल्कुल, कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी थिंग्स। घोड़ा और आज का फिसड्डी वाला स्टॉक कौन सा रहा आपके मुताबिक, जो शानदार चला है और जो बैकफुट पर चल रहा है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो रफ्तार के घोड़ों स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। इसमें हमने जो स्टॉक्स लिए हैं उनमें सबसे ऊपर ऑब्वियसली आज का टॉप गेनर आएगा आपकी स्क्रीन पर, एलटीएफ, एल&टी फाइनेंस। यहाँ पर शानदार तेज़ी है और 9% ऊपर है। ये इसमें सर्किट भी लग गया था, बुलिश इन्वेस्टर नोट था यहाँ पर, इस वजह से ये स्टॉक ज़बरदस्त तरीके से भागा। उसके बाद दूसरा स्टॉक जो है हमारा वो है बीएससी का। बीएससी आज का सुबह का हमारा बिग स्टॉक भी था। और देखिए श्रेया, सिर्फ वो जो बात हुई थी बीएससी में कि जिस तरीके से आज सुबह जो सेबी चेयरमैन ने वापस रिटरेट किया उस चीज़ को कि हम कैलिब्रेटेड मैनर में आगे जाएंगे, आई थिंक वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और एलआईसी ऑब्वियसली आज हमारा एक और बिग स्टॉक था, इसके भी नंबर्स काफ़ी शानदार थे, तो इसलिए एक और ये आज के हमारे बिग स्टॉक का। जहाँ तक फिसड्डी स्टॉक्स की बात है उनमें ऑब्वियसली सबसे ऊपर अंबर एंटरप्राइजेस। इंट्राडे में तो ये 12% तक चला गया था, अब थोड़ी सी 12 से 15% तक हो गया था, फिर रिकवरी भी आई थोड़ी सी, लेकिन क्लियरली आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे। भारती एयरटेल, वो जो डील हुई ब्लॉक डील विंडो में नहीं हुई, आउटसाइड द विंडो हुई, आई थिंक वो स्ट्रीट को पसंद नहीं आया, इसलिए 4% नीचे ये स्टॉक। और एबीबी इंडिया, एक तो नंबर खराब और दूसरा जैसा हम सुबह डिस्कस भी कर रहे थे, कॉल भी काफ़ी बेरिश थी इनकी, इस वजह से ये स्टॉक्स में आज थोड़ा सा मूव आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं श्रेया, ट्रेंडिंग स्टॉक्स। बिल्कुल, ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं तो रफ्तार के घोड़े और आज के फिसड्डी स्टॉक्स हमने डिस्कस कर लिया। ट्रेंडिंग स्टॉक्स, क्योंकि मार्केट ने रिकवरी दिखाने की कोशिश की, तो शुरुआत तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ की जाए। कहाँ पे सबसे ज़्यादा खरीदारी होती हुई नजर आई? अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छी तेजी थी। अडानी एंटरप्राइजेस देखिए 2.5% ज़्यादा की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। पूरा एनबीएफसी स्पेस, श्रीराम फाइनेंस लगभग 2.5%, बजाज फाइनेंस 2.5% तेज, टाटा स्टील में भी मोमेंटम देखने को मिला।
मिला, करीब करीब 1.5% अप। L&T फाइनेंस अगेन 10% अप आज के सेशन में, शानदार मूव। BSE बिग स्टॉक्स में शुमार था, वित्त मंत्री के बयान के बाद यहाँ पे देखिए करीब करीब 9.5% का एक जंप आया। वोडाफोन आइडिया चढ़ गया आज करीब करीब 3.5% और LIC रिजल्ट्स के बाद यहाँ पर भी शानदार मूव्स आते हुए दिखे हमें। लेकिन कहाँ डेंट पड़ा है, भारतीय एयरटेल ब्लॉक डील के बाद ये थोड़ा सा घबराया है, 4% से ज़्यादा की गिरावट। इंटरग्लोब एविएशन रिजल्ट्स के बाद थोड़ा सा ठंडा होता हुआ ये काउंटर और करीब करीब आप देखें 1.5% की गिरावट। अपोलो हॉस्पिटल रिजल्ट के बाद टूट गया। टेक महिंद्रा पर भी गिरावट हावी होती हुई और करीब करीब आप देखिए लगभग 0.25% की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। एम्बर एंटरप्राइजेस काफ़ी ख़राब रिजल्ट, साथ ही आप देखिए ब्रोकरेजेस भी काफ़ी बेरिश, 8.5% की गिरावट। ABB इंडिया भी रिजल्ट अच्छे नहीं थे ब्रोकरेजेस की तरफ से। कॉन कॉल में भी थोड़ी जो कमेंट्री थी वीक लगी, 4.5% का डेट। सुजलॉन एनर्जी 4% टूटा। डिविस लैब में भी मुनाफा वसूली 3% से ज़्यादा हमें फिलहाल देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ है यूएम कैपिटल के राजेश अग्रवाल जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, रचना वैद्य, कविता जैन और सोमिल मेहता जी से। 2:15 पर आशीष चतुर्वेदी बताएंगे आपको L&T फाइनेंस क्यों भाग रहा है। 2:20 पर यतिन मोता बताएंगे EMS शोरूम में तगड़ी पिटाई क्यों हुई। 2:30 बजे यतिन मोता ही आपको बताएंगे कि ABB और कमिंस क्यों फोकस में है। 2:40 पर बजाज फाइनेंस के नतीजों का अनुमान लेकर आएंगे गौरव ज्वलकर, साथ ही ONGC के नतीजों का प्रीव्यू देंगे आशीष चतुर्वेदी और KPIT टेक का अनुमान लेकर आएंगे कंचन नौटियाल। 2:50 पर कंचन नौटियाल ही बताएंगे आपको कि FIIs ने किन सेक्टर्स में खरीदारी की और कहां बिकवाली की है। 2:55 पे बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जोड़ेंगे पापर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जी। 3:05 पर डीलिंग रूम चेक। 3:10 पर एनर्जी कल के लिए सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी और 3:15 पर BTST STBT कॉल्स। ओके चलिए हमारा पैनल तैयार है, शुरुआत करेंगे आज की ट्रेड्स की। आप सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए रचना जी से शुरुआत करते हैं। रचना जी बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। और आज मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग टर्न लिया है जो अभी के लिए रिलायबल लग रहा है, तो फॉलो थ्रू की उम्मीद है। तो आज से हम यहाँ पे लॉन्ग साइड को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी के लिए एक नाम जो मेरे जहन में जहाँ थोड़ी और वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है सुबह से, लेकिन फिर भी थोड़ी स्पेस जहाँ अवेलेबल है उसमें एक नाम है एल्केम। तो हम एल्केम के फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे। 5670 पे है ये। हम इसमें अगर 5640 का 30 रुपीज का ऐसे लगा कि इसके फ्यूचर्स को बाय कर सके तो इन अ डे मेरे हिसाब से यहाँ पे हमें 5720 तक के नंबर्स देखने की पॉसिबिलिटी है। 5720 है ना रचना जी? 5720 बोला ना आपने? यस। ओके 5720। आज एल्केम ने लोअर लेवल से रिवर्सल लिया। लोअर नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था, याद रखिएगा। मात्र अपने 10 डेमा से रिवर्स हो गया। प्रकाश सर गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरू। स्टॉक का नाम है मैक्स फाइनेंशियल। ये एक स्टॉक मैंने परसों भी दिया था और आज कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इसका मतलब यहाँ से आपको मिलना चाहिए। अगर वीकली बार देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कंसोलिडेशन के बाद ट्रेड कर रहा है 1628 के आसपास। स्टॉप लगाएंगे 1620 का, सिर्फ 8 रुपए का है। नियर टारगेट 1650, वो फर्स्ट टारगेट रहेगा। और भी हाई जोन देखेंगे आते दिनों में। मैक्स फाइनेंशियल MFSL। ओके मैक्स फाइनेंशियल यहाँ पे गाबा सर को दमखम नजर आ रहा है, खरीदारी कर रहा है उनकी तरफ से। राजेश सातपुते जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपके पिक। हाँ गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए मेरी नजर है इंडसइंड बैंक के ऊपर। मुझे लगता है कि इसका कंट्रीब्यूशन आना बाकी है। 780 790 इसका क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है और जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है इसका स्विंग का पहला टारगेट है करीबन 815 से 820 का ये फ्यूचर लेवल है। तो 815 820 के टारगेट के लिए इंडसइंड बैंक को बाय करे। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना पड़ेगा श्रेया वो रहेगा 780 का। ओके इंडसइंड बैंक को बाय करने का एक व्यू रहेगा। अब अच्छा अमित जी नहीं है हमारे साथ, आज सुबह के पैनल में थे। क्या ट्रेड रही वो LTF की? एक बार LTF वापस लेकर आइएगा। और अगर अमित जी आप सुन रहे हो तो बहुत शानदार ट्रेड रही वो LTF की। सुबह 10% ऊपर है अब इस समय। आएंगे इस पर भी कुछ देर में डिटेल में बात करेंगे। अभी मानस के पास चलते हैं। मानस जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो 142 के स्टॉप लॉस से बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करेंगे। 148 148 रुपए तक की टारगेट्स पॉसिबल है। इसमें 145 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 3 रुपए पे ट्रेड हो रहा है ये ऑप्शन। 2 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 5 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। और डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके आपकी कॉल है बैंक ऑफ इंडिया।
PSU बैंक्स में आप एंट्री मारते हुए री एंट्री इस वक्त बैंक ऑफ इंडिया की 145 की कॉल भी आप पिक कर सकते हैं। सौमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा कॉल होगा फेडरल बैंक पर। फेडरल बैंक में भी एक छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ है जो ऊपर की तरफ अभी इस समय टूटा है। मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा, एक मीडियम टर्म अप ट्रेंड में भी है ये स्टॉक, तो यहाँ से एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 136 पर और टारगेट रहेगा 150 पर। ओके, फेडरल बैंक यहाँ पे भी खरीदारी कराई, तो सारे ही कॉल्स बाई साइड के आए हैं। एक बार आपके लिए रख देते हैं स्क्रीन पर ताकि आप टारगेट और स्टॉप लॉस देख पाएं। रचना जी ने एल्केम लैब्स पर दाव लगाया है, यहाँ पे खरीदारी कराई उनकी तरफ से 5720 तक के टारगेट देख रही हैं वो, 5640 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। गावस्कर को मैक्स फाइनेंशियल अच्छा लग रहा है और पिछले कुछ सत्रों से अच्छा परफॉर्म करता हुआ 1650 तक के टारगेट, 1620 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। राजेश सातपुते जी ने इंडसइंड बैंक को चुना है, यहाँ पे खरीदारी कराई और 820 तक के टारगेट वो देख रहे हैं, 780 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। साथ ही बैंक ऑफ इंडिया की वकालत की है मानस जी ने, यहाँ पर खरीदारी कराई उनकी तरफ से 148 का टारगेट, 142 का स्टॉप लॉस। सोमी जी ने अभी फिडरल बैंक पर दाव लगाने की बात कही, 250 तक के टारगेट, 236 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अब इन्वेस्टमेंट आइडिया के लिए चलते हैं राजेश अग्रवाल जी के पास। राजेश अग्रवाल जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर, पिटारा से कौन सा स्टॉक निकालेंगे, कहाँ होगी कमाई? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, वीरेंद्र जी, अनुज जी, आपको भी नमस्कार। पैनल में जितने भी मित्रगण हैं सबको नमस्कार। इस वक्त अगर आप देखें तो जिस तरीके की ट्रैवल बूम चल रही है, अभी पिछले हफ्ते में कई जगह गया, एयरपोर्ट्स वगैरह पे कई बड़ी भीड़ पड़ी हुई है, तो सबको देखते हुए मुझे लगता है एयरपोर्ट प्लेयर के हिसाब से देखा जाए तो GMR एयरपोर्ट्स के साथ जाना चाहूंगा। भारत का सेकेंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट, पूरे विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर है इस वक्त। भारत में दिल्ली, हैदराबाद और गोवा, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अगर कहा जाए तो फिलीपींस, इंडोनेशिया और ग्रीस में कामकाज कर रहे हैं। और जिस तरह के एविएशन इंडस्ट्री बढ़ रही है भारत में, उसकी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ये है। और मिडिल क्लास में जिस तरीके की एयर ट्रैवल की बातें हो रही है, जिस तरह के नंबर्स वगैरह हैं, उसे देखते हुए मुझे लगता है ये स्टॉक 108, 109 के टारगेट के साथ ये खरीदारी करनी चाहिए। थोड़ी दिक्कत इनके डेट को लेकर के है, लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरह के एक्सपेंशन प्लान्स वगैरह हैं उसे थोड़ा सा डिस्काउंटिंग देनी पड़ेगी। और इस वक्त टारगेट हमारे 108, 110 के आ रहे हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और NBFC शेयरों की बात करते हैं, खासतौर से LTF जो 10% ऊपर है। क्यों है आज का हीरो ऑफ द डे? आशीष के पास चलते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, सही समय पर ये स्टॉक आइडेंटिफाई करके बताया। अब 10% ऊपर फिलहाल के लिए कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और इसके पीछे दरअसल अगर आप देखें तो कारण ये है कि एक इन्वेस्टर डे हुआ है कंपनी की तरफ से, और उसमें अगर आप देखें तो अपनी जो डिजिटल ग्रोथ है इसके बारे में उन्होंने बताया। जो डिजिटल पार्टनरशिप है, डिस्बर्समेंट है, AI लेड इनिशिएटिव्स हैं, ये मार्केट को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इससे पहले पूनावाला फिनकॉप के केस में सिमिलर चीज़ हमने देखी थी, तब वो भी स्टॉक चला था। अब आज अगर आप देखें तो ये बता रहे कि जो इनके डिजिटल डिस्बर्समेंट है इसमें 7 से लेकर 10% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली है। 1140 करोड़ के आसपास Q2 में डिजिटल डिस्बर्समेंट आपको देखने को मिले। लेकिन खास बात यह कि ये बता रहे कि आगे जो ग्रोथ रहेगी 20 से 25% AUM ग्रोथ का गाइडेंस है। और खास बात है कि जो रिस्क कैलिब्रेटेड होगी तो इसका एक बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। Q4 से जो ROAs के लक्ष्य इनके 2.8% से लेकर करीब करीब आप समझ लीजिए 3% के आसपास निकल कर आते हैं। और जो क्रेडिट कॉस्ट की गाइडेंस दी गई है ये 2% की है। अब नेटवर्क का विस्तार ये लगातार करते जा रहे हैं। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो 130 ब्रांचों का नेटवर्क है, लेकिन क्या बता रहे हैं कि FY26 यानी इस वित्त वर्ष के अंत में ये आंकड़ा 130 से सीधे बढ़कर 200 हो जाएगा। तो एक बड़ा इम्पैक्ट है और ये डेवलपमेंट जो है मोतीलाल ओसवाल को काफ़ी पसंद आए। इन्हें इसके लिए 300 रुपये का ये टारगेट दे रहे हैं, 330 रुपये का खरीदारी किराए के साथ। और ये बता रहे हैं कि मुनाफे में भी 24% CAGR की ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। तो AUM बढ़ेगा, मुनाफे में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो FY27 फॉरवर्ड के लिहाज से ये 2.2 टाइम्स प्राइस टू बुक पर चल रहा है। तो कंफर्ट है, अच्छी ग्रोथ है। इसी के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज काफ़ी बड़ा मूव नजर आ रहा है। जय L&T फाइनेंस, आशीष बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी एनालिसिस के लिए। आज का बहुत स्ट्रॉन्ग मूव और नो डाउट अबाउट दैट, उसमें कोई अगर आप देखें शक शुबा नहीं है कि NBFCs के, देखिए आप मुथूट मणप्पुरम को तो साइडलाइन कर सकते हैं एक समय के लिए क्योंकि गोल्ड का एक इम्पैक्ट था वहाँ पे, बट अगर आप साधारणतः एक NBFCs को देखें तो सबसे बड़ा मूव देने वाला। राजेश अग्रवाल साहब, L&T फाइनेंस पे आपका टेक 302, सब चला इस बार तो
बट HFC थोड़ा सा बैकफुट पे थे, लेकिन लुक एट L&T फाइनेंस 302। इस प्राइस पे आपका आउटलुक अभी 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 इसको होल्ड रखें। आपने एक हाउस व्यू भी सुना यहाँ पर, आपका ठीक L&T फाइनेंस पे? वीरेंद्र जी, अगर एनबीएफसी की बात की जाए ना, तो पूरे एनबीएफसी स्पेस की तो अगर आप देखोगे तो जब से इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स पे वेटेज कम किया गया या प्रोजेक्ट फाइनेंस के नॉर्म्स चेंज किए गए, को लेंडिंग गाइडलाइंस आई आरबीआई की, पिछले 6-8 महीने में बहुत सारे कदम आरबीआई ने उठाए जिससे एनबीएफसी को फायदा हुआ, जिसमें कई कंपनियां आगे बढ़ी। L&T फाइनेंस की खास इस वक्त बात की जाए तो नो डाउट जो कल हुआ डिजिटल स्पेस का, वो बहुत बढ़िया था, नंबर्स ठीक ठाक आए। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि 320-325 तक ये स्टॉक जा सकता है, जो कि हमारा टारगेट है आगे 6 से 9 महीने में। लेकिन आज की बढ़त के बाद नई खरीदारी की इस वक्त सलाह नहीं रहेगी। थोड़ा कूल ऑफ हो तो वहां पे खरीदारी की जा सकती है, बट लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए ये 320-330 का टारगेट रख सकते हैं। लेकिन जिनके पास है वो बने रहे, नई खरीदारी के लिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। ओके, L&T फाइनेंस जिनके पास है वो बने रहे, नई खरीदारी के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार फिलहाल। काफ़ी चला ये स्टॉक आज के सेशन में 10% अप। बैंक निफ्टी ने जिस तरीके से रिकवरी दिखाई आज के सेशन में, PSU बैंक्स इंडेक्स आपको लगभग 1% अप नजर आएगा फिलहाल। प्राइवेट बैंक्स में भी अच्छी खासी तेजी। ICICI बैंक तो सुबह से चल रहा था, राजेश सातपुते जी का कॉल भी था। ICICI बैंक एक बार फिर से चार्ट चेक देखेंगे राजेश सातपुते जी, ICICI बैंक का सुबह आपने जिक्र किया था इसका, और डट के रहा ये कामकाज अच्छा कर रहा है आज के सेशन में, करीब करीब 1.25-2% अप। क्या यहाँ पे इन लेवल्स पर क्या हिदायत? जी, थैंक यू श्रेया। श्रेया देखिए 1332 के आसपास हमने बाय दिया था, और हम अभी भी मानते हैं कि इसका जो टारगेट होगा वो रहेगा 1360 इसका पहला पड़ाव है, जहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो अगर किसी के पास पोजीशन है तो अभी भी बने रहे। स्टॉप लॉस जो हम नया देंगे वो रहेगा 1335, यानी हम इन द मनी आ जाएंगे और इस पोजीशन को होल्ड रखेंगे। मुझे लगता है ये जो रैली है ये अभी और चलेगी, आगे और चलेगी। ICICI बैंक फिलहाल। PSU बैंक्स में भी अच्छा मूव है। PSU बैंक इंडेक्स रखिए स्क्रीन पर, ये भी लगभग आप देखें 1% अप है, और तेजी महाराष्ट्र बैंक लगभग 3.5% ज़्यादा की तेजी बैंक ऑफ इंडिया सुझाया मानस जी ने यहाँ पर अच्छा मूव। मानस जी, बैंक ऑफ इंडिया के अलावा PSU में अगर आप देखें तो कौन सा और स्टॉक जो आपको अच्छा लग रहा हो, जो आज के लिहाज से, ट्रेडिंग के लिहाज से स्पेशली हम इन लेवल्स पर हाथ लगा सकते हैं? तो देखिए, PSU बैंकिंग में अगर बैंक ऑफ इंडिया के अलावा कोई स्टॉक पिक करना हो तो वो यूनियन बैंक का भी हो सकता है। एग्जैक्टली वैसे ही पैटर्न है जैसे बैंक ऑफ इंडिया के हैं। यहाँ पर भी एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है, तो इस स्टॉक में भी खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 148 का लगाना है और एक पोजिशनल टारगेट 162 रुपए 162 के सेट करने हैं। यूनियन बैंक 152.99 पे। अच्छा राजेश अग्रवाल जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे ट्रेड्स कम है ना, हम जाते जाते वैसे ही ये हफ्ता अगर आप देखिए काफ़ी वीक रहा है, तो अननेसेसरी ट्रेड्स में इंडल्ज नहीं होना चाहते हैं। लेट्स ब्रिंग NSDL, लेट्स ब्रिंग CDSL। CDSL में सॉफ्टनेस हार लेवल से आई, कैंप्स में सॉफ्टनेस आई। मेरे ख्याल से NSDL, तो एक बार डायरेक्टर साहब रखेंगे NSDL, मेरे ख्याल से पोस्ट लिस्टिंग जो वर्टिकल राइज था उसमें 1420 1430 तक गया, अभी ये रिट्रेस होकर मेरे ख्याल से 1100 पे आके आसपास आ चुका है। अगर आपको कोई डिपॉजिटरी बाय करना हो इस वक्त, आई मीन अंडर द कैपिटल मार्केट थीम, आप क्या बाय करेंगे? देखिए, बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति में डाला है आपने, क्योंकि दोनों ही अच्छी कंपनियां हैं, नो डाउट ऑन दैट, और दोनों लगभग सेम टाइप ऑफ बिजनेस में है, तो डिफरेंशिएट करना भी मुश्किल है। हालांकि NSDL का पेमेंट बैंक का भी एक योगदान है, लेकिन आज के राजेश जी NSDL जो है मोर ऑफ दैट आई थिंक इंस्टीट्यूशनल साइड पे है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, वही मैं आ रहा था वहां पे। तो आज की डेट में अगर मुझे खरीदारी करनी हो तो मैं CDSL के साथ ही जाना चाहूंगा, नंबर ऑफ अकाउंट्स को देखते हुए, उनकी पहुंच को देखते हुए, नंबर ऑफ जो सिक्योरिटीज उनके पास है परसेंटेज टर्म्स में, उन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि CDSL पे खरीदारी करनी चाहिए 1800 के टारगेट के साथ। मैं वापस से रिडायरेक्ट कर दूं कि NSDL भी खराब नहीं है, दोनों में अगर एक को चुनना हो तो इसलिए मैंने CDSL चुना है। ओके, CDSL काफ़ी दुविधा में डाल दिया था राजेश अग्रवाल जी को, लेकिन CDSL का पलड़ा थोड़ा
भारी दिखा, इसलिए फिलहाल सीटीसी की तरफ झुकाव उनका ज़्यादा है। ये तो बात होगी उन स्टॉक्स की जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जहां पर इस खराब मूड माहौल में भी अगर आप देखें तो बाइंग होती हुई नजर आई। लेकिन सबसे खराब स्पेस आज के लिहाज से देखें तो ईएमएस स्पेस रहा है। ईएमएस शेयर में जोरदार गिरावट है आज, लेकिन सवाल अहम ये कि क्यों टूट रहे हैं शेयर। आप देखिए हाल एम्बर एंटरप्राइजेस की, एनपीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, डिक्सन सुपर ट्रेड्स भी दिए गए थे शॉर्ट साइड के, काफ़ी गिरावट। लेकिन समझते हैं कि आखिर क्यों टूट रहे हैं। यतिन जी गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और क्लियरली अगर हम ईएमएस पैक की बात करें तो कहीं ना कहीं डिमांड को लेके थोड़े बहुत कंसर्न्स आते हुए नज़र पड़ रहे हैं। खास करके जो रूम एसी सेगमेंट है, यहाँ ब्लू स्टार और उसके बाद एम्बर एंटरप्राइजेस के जो गाइडेंस है, जो कमेंट्री है, ये शायद बाज़ार को रास नहीं आई। ये सारे के सारे ईएमएस कंपनीज बहुत हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड करते हैं और कहीं ना कहीं अगर ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलती है। और अक्रॉस द बोर्ड ईएमएस शेयरों में आप देखेंगे तो 5 से 10% के बीच में महीने भर के अंदर फॉल है और इसी हफ्ते आप 5 से 10% का फॉल ज़्यादातर स्टॉक्स में देखेंगे। और आपकी स्क्रीन पे ऑब्वियसली क्रमशः सारे के सारे ईएमएस स्ट्रोक जो एयर कंडीशनिंग एंसिलरी कंपनीज़ हैं, इनके आंकड़े आपके स्क्रीन पर। लेकिन एम्बर एंटरप्राइज की बात करें तो कंपनी ने दूसरे क्वार्टर में एक 25 करोड़ के मुनाफे के अनुमान के मुकाबले 33% का घाटा दिखाया। इसके अलावा अगर हम देखें तो रूम एसी कंपनी के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रेशर में, क्योंकि डीलरशिप में इन्वेंट्री ज़्यादा है, तो इनके जो ग्राहक है, जो एसी कंपनियां, ये इनको आगे ऑर्डर नहीं दे पा रही हैं। उसके कारण पहले से ही इन्होंने गाइडेंस घटाया था। और Q2 में हमने देखा है कि जो बरसात हुई है वो ज़्यादा हुई है, जिसके कारण एसी की मांग में भारी कमी आई है और शायद ये ट्रेंड Q3 में भी शुरुआत में आपको देखने को मिल रहा है। एम्बर एंटरप्राइज का कहना है कि एसी सेगमेंट का ग्रोथ जो है फ्लैट रहेगा साल दर साल बेसिस पे। अगर हम PGEL की बात करें, ईपैक ड्यूरेबल की बात करें, जो एक्चुअली एसी कंपोनेंट्स बनाती है, दोनों ही कंपनियां आज प्रेशर में हैं, खास करके ब्लू स्टार की कमेंट्री के बाद, जहां उन्होंने मार्जिन गाइडेंस और ग्रोथ गाइडेंस काटा है। केन्स टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये भी स्टॉक मंदी का शिकार हुआ है। कैश फ्लो पे असर देखने को मिला है, कंपनी बहुत ज़्यादा केपेक्स करने वाली है। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल बढ़ा हुआ है क्योंकि रिसीवेबल्स बढ़ चुके हैं कंपनी के क्वार्टर के दौरान। और सेमीकंडक्टर का जो कारोबार है जिस पे बाजार बेट कर रहा है, वो FY 27 के बाद ही रिजल्ट देना शुरू करेगा। इनफैक्ट इस क्वार्टर में हायर ब्याज जो इन्होंने चुकाया है उसके कारण मुनाफे पे असर देखने को मिला है और जो बड़ा बड़ा केपेक्स कंपनी कर रही हैं उसके कारण कैश फ्लो पे भी अब असर देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से सारा का सारा ईएमएस स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस आपको प्रेशर में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल प्रेशर में दिखेगा। शुक्रिया यतिन पूरी जानकारी के लिए। मीनवाइल मार्केट वापस ग्रीन में आया। वो जो हल्की सी गिरावट आई थी, अब देखते हैं डे हाई क्रॉस करेंगे या नहीं हम। 25,551 का हाई था, 25,530 तक तो हम आ गए हैं। और BSE लेकर आइए एक बार जरा आज। अब BSE सर्किट अप, जी हाँ 10% ऊपर हो गया BSE। मैं बताऊँ, मैं सुबह एक्चुअली हैरान था। मैं सुबह आज इसको बिग स्टॉक्स में शामिल किया था, इसको और एंजल वन दोनों को। मैं सुबह हैरान था कि एंजल वन तो एक्चुअली नेगेटिव में खुला और BSE भी एकदम फ्लैट खुला। मतलब फ्रैंकली ये मार्केट में इतना डर बैठ गया ना इस समय कि आप अच्छी खबर पे भी देखिए, मतलब ये सुबह खुलना ही चाहिए था इनको इतना। ये वैसे तो अच्छा हो गया हमारे व्यूअर्स के लिए कि फ्लैट खुले तो उनको एटलीस्ट पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, क्योंकि अगर सीधा सर्किट पर खुल जाते तो फिर क्या मज़ा आता। ये पूरी की पूरी रैली दोनों स्टॉक्स में इंट्राडे हुई, तो उस वजह से मुझे और ज़्यादा खुशी है क्योंकि व्यूअर्स को इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला होगा। लेकिन BSE देखिए अब 10% ऊपर। एक बार BSE की 52 वीक हाई और लो वाली प्लेट भी लेकर आइएगा ज़रा, क्योंकि स्टॉक काफ़ी करेक्ट हुआ था। याद रखिएगा, आपको 3000 तक जाने के बाद 2200 तक की करेक्शन देखी थी हमने यहाँ पर। 3030 का हाई था, फिर 2200 तक गया था और अब 2200 से वापस 2700 के करीब इस समय आता हुआ। ये रचना जी, इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स क्या कह रहे हैं BSE के? वापस ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है क्या स्टॉक? सॉरी, मैंने आज सुबह इसमें ट्रेड करा है, मैं इस पे बात नहीं कर पाऊंगी। चलिए, तो रचना जी बात नहीं कर पाएंगे लेकिन पार्टी देंगे, क्योंकि अगर BSE में सुबह ट्रेड ली है तो ऑब्वियसली अच्छा खासा पैसा बना लिया होगा आज। तो वीरू, आज शाम की पार्टी रचना जी की तरफ से। रचना जी से आप कुछ भी शाम के लिए अब बोल दीजिए कुछ ऑर्डर करने को। तो रचना जी क्या होगा? बिल्कुल, आप लोग मोस्ट वेलकम। वेज या नॉन वेज ऑप्शन, क्योंकि सुबह BSE में ट्रेड ली थी तो फिर तो मतलब आराम से, और अगर अच्छी खासी क्वांटिटी ली तो फिर तो क्या है, रिटायर हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। रचना जी, अमूमन ये भोपाल के शाम को शुक्रवार को क्या मशहूर है खाने में? भोपाल में मशहूर तो सिर्फ यहाँ का पाव जलेबी है, बाकी नॉनवेज में जो है वो मुझे नहीं पता।
बाकी वेज में आप नाश्ता बता रही हैं, आप नाश्ता बता रही हैं, मैंने शाम का पूछा। खैर शानदार मूव है वैसे बीएससी में 10% अब ऊपर हो गया इस समय। राजेश सतपुते जी, अगर आपने ट्रेड ना ली हो तो आप बता दीजिए बीएससी में अब कहाँ तक जा रहे हैं हम? अनुज जी देखिए, मुझे लगता है कि जो आपने जो 52 वीक हाई का जिक्र किया वो है 3000। चार्ट देख के तो लगता है कि ये 3000 तक जाएगा जिस तरह से लॉन्ग बिल्टअप है, तो एंट्री हमें जो करनी है वो 2650 के ऊपर बनेगी। और मुझे लगता है कि अगर किसी को लेनी है तो 2650 के आसपास एंट्री करे, 2600 का स्टॉप लॉस रखे। इसका जो नेक्स्ट टारगेट आएगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ फेस करेगा, वो है 2860 का। सो इमीडिएट टारगेट 2860, प्रोबेबली इट कैन बी टेकन एज अ बिग टीएसटी। ओके, बीएससी फिलहाल ये टारगेट्स आता हुआ और खरीदारी की राइन लेवल्स पर भी शानदार रैलीज पर्टिकुलर काउंटर में। चलिए अब वक्त हो रहा है टॉप कैश कॉल्स का। टॉप कैश कॉल्स के लिए हमारे साथ है गाबर सर, कविता जी और राजेश सातपुते जी। कविता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं शो में, तो कविता जी के साथ ही शुरुआत कर रहे थे। कविता जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। बताइए कैश कॉल के लिए कौन सा स्टॉक? हाय श्रेया, गुड आफ्टरनून। सो PSU बैंक्स में काफी अच्छा स्ट्रेंथ है, एंड फ्रॉम देयर बैंक ऑफ महाराष्ट्र दैट सीम्स गुड। अपने 10 और 20 EMA को सरपास करके एक अच्छा मूवमेंट देते हुए दिख रहा है। अपसाइड मोमेंटम मुझे लगता है 62-64 के प्राइस टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। From here, one can take the stop loss of 58 on their position for the price move of 62 and 64. ओके, गाबा सर आपका कैश कॉल? मेरा कैश कॉल रहेगा इप्का लैब। रीजन ये है कि बहुत बढ़िया बेस बन रहा है, काफी डाउन मूव मिला है, करीब 3-4 हफ्ते से रेसिलियंस है ऑन द डाउन साइड, तो मतलब अप मूव मिलना चाहिए। यहाँ पर ट्रेड करा है करीब 1326 के आसपास, 1300 का स्टॉप लगाएंगे, 26 रुपए का। मेरे ख्याल से टारगेट 1400 लगेंगे, उसमें वक्त लगेगा। 1380 टू 1400 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए इप्का लैब, लेकिन वक्त लगेगा उसके लिए। तो इप्का लैब सेफ स्टॉक। ओके, इप्का लैब 1325 पे आपके बाय कॉल है। राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी देखिए, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस, आई थिंक दिस लुक्स गुड टू मी। 360 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है अकॉर्डिंग टू आर्ली चार्ट। इसका जो स्विंग का टारगेट बनेगा वो रहेगा करीबन 372 से 75। तो गो डिजिट बाय करना है, स्टॉप लॉस रहेगा 357 का, छोटा स्टॉप लॉस और छोटा टारगेट। ओके, गो डिजिट यहाँ पर खरीदारी की राय। तो कैश कॉल से लिए महाराष्ट्र बैंक, इप्का लैब और गो डिजिट। महाराष्ट्र बैंक का जिक्र भी कर रहे थे हम, और अच्छी रैली पूरे PSU बैंक्स में अगर आपको देखने को मिलेगी। जो स्टॉक्स गिर रहे थे सुबह, जैसे ऑटो स्पेस पूरा डरा हुआ था, वहाँ पे अच्छी रिकवरी। महिंद्रा एंड महिंद्रा डेज हाई पर अभी आता हुआ देखिए 2.5% की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार, और आयशर मोटर्स 1% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ। एक बार महिंद्रा एंड महिंद्रा चार्ट चेक लेना चाहूँगी। गाबा सर कल भी आपसे पूछ रही थी मैं, ये पर्टिकुलर काउंटर 3714 के लेवल पर निचले स्तरों से देखिए अच्छी रिकवरी के साथ कारोबार कर रहा है, हाथ लगाया जाए? बिल्कुल, कल भी मैंने कहा था कि 3720 के आसपास, एक 23 के आसपास शायद एक ऑल टाइम हाई वो पार कर लेगा, और ये करीब 3700 टू 4000 ये भी जा सकता है वहां पर। और ये डिस्क्लेमर ये है, डिस्क्लोजर, कि मैंने स्टॉक्स रेकमेंड किया अपने क्लाइंट्स को। महिंद्रा न्यू जोन पर है, मैटर ऑफ टाइम कंटिन्यू टू, बहुत ही अच्छी स्टॉक। ओके, चलिए बात ही होगी महिंद्रा की। निफ्टी फिर कोशिश कर रहा है डे हाई के करीब आने की, अभी तक खैर वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं हम। मीनवाइल कैपिटल मार्केट इंडेक्स लेकर आइए एक बार ज़रा आप, क्योंकि सिर्फ BSE नहीं, अब एक एक करके सब घूम गए। CDSL, एंजल वन, केफिन, सब में इस समय अच्छे मूव्स आ रहे हैं इस समय। एक बार CDSL पे तो व्यू ले चुके हैं, केफिन पे एक व्यू ले लेते हैं। केफिन पर राजेश अग्रवाल जी, आपका केफिन पर क्या व्यू होगा? देखिए, जिस तरह ये करेक्शन झेली है स्टॉक ने, मुझे लगता है कि यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि ये लगातार SIP में बढ़त होती जा रही है, इनसे कंपनियों में इक्विटी पोर्टफोलियो में बढ़त होती जा रही है। तो इस वक्त जो अगर बेसिक इनके जो बेनिफिशियरी हैं वो या तो केफिन है या कैम्स है, इस तरह की कंपनी है जो सर्विस देती है, उनको इक्विटी पोर्टफोलियो जितना बढ़ता है उतना इनके लिए फायदेमंद है। तो मैं समझता हूँ कि न केवल उस वजह कर, दूसरी जो नई लिस्टिंग्स वगैरह हो रही हैं उनको देखते हुए 1100 के आसपास केफिन में खरीदारी करनी चाहिए, और मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया में मेरे हिसाब से कम 12 से 15% की बढ़त यहाँ हो सकती है। आप कहोगे केफिन टेक। आइए एक दो स्टॉक्स को और डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पे स्ट्रेंथ है। हमने सुबह
बात हुई थी हमारी यूपीएल पे, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 904.35 पे अभी भी ये स्टॉक है, कुछ डिफरेंट है, पूरी बैंकिंग से डिफरेंट है, पूरे बाजार से डिफरेंट है। 904 ऑल टाइम हाई पे आके ट्रेड करता हुआ। फिर जरा आप एक बार लेके आइए प्लीज़ LIC को, पोस्ट नंबर से क्लियर कट ब्रेकआउट था और आज जो इसका इंट्राडे हाई लगा वो करीब 17 जुलाई के बाद कब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल है। सोमिल, आपका ट्रेड क्या है, आपका व्यू क्या है LIC पर? ये प्रोसेस आज की नहीं है, ऑलमोस्ट ये नवंबर 2024 से लेके अब तक ये पूरी प्रोसेस चल रही है, दैट्स कॉल्ड बेस फॉर्मेशन। फाइनली जब आपके पास अर्निंग्स का सपोर्ट हो तो क्या इस ट्रजेक्टरी से अब निकलना पॉसिबल हो पाएगा LIC के लिए? आपका टेक, नॉट अ डे ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड। पोजिशनल ट्रेड में डेफिनेटली लॉन्ग है। आई थिंक 2 या 3 हफ्ते पहले मैंने LIC दिया भी था आपके शो में, और लॉन्ग ट्रेड है डेफिनेटली। 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ही ये पूरा कंसोलिडेशन हो रहा है लास्ट 2 या 2.5 महीने से। मुझे लगता है कि अब यहाँ से एक ब्रेकआउट मिला है और यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट ऊपर में 950 और ऊपर में 980 के टारगेट्स हैं इन द वेरी शॉर्ट टर्म। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो पूरी रैली है, ये नई शुरुआत हुई है, तो ऊपर में 1050 और 1100 तक के टारगेट्स इन द पोजिशनल ट्रेड मिल सकते हैं। ओके, LIC बुलिश नज़रिया फिलहाल। और देखिए इनके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया है, 3% अप LIC आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिसके रिजल्ट्स खराब आए हैं स्ट्रीट ने पनिश भी किया है, जैसे कि ABB, काफ़ी ख़राब नतीजे, करीब करीब आपको स्टॉक 3.5% डाउन कामकाज करता नजर आएगा, 4% इनफैक्ट डाउन है। साथ ही कमेंट्स, इसके अलावा देखें आप तो मैनेजमेंट की कॉमेंट्री भी काफ़ी वीक रही। लेकिन क्या कहा गया कॉमेंट्री में, कैसे रहे नतीजे, ये थोड़ा डिटेल में और समझ लेते हैं यतिन जी के साथ। यतिन जी बताएं। देखिए ABC जो कैपिटल गुड्स कंपनीज हैं, यहाँ हमने देखा है जो रिजल्ट है थोड़े फीके हैं। सबसे पहले ABB की बात करते हैं, और यहाँ जो नोमुरा की रिपोर्ट है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि जिस तरीके से जो वीक परफॉर्मेंस आया है, ग्रॉस मार्जिन्स में एक रिडक्शन आया है क्वार्टर में, कहीं ना कहीं रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग है। इनफैक्ट 4870 के टारगेट के साथ वो बिकवाली करने की इस काउंटर पे राय दे रहे हैं। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो जो परफॉर्मेंस है वो वीक है। ऑर्डर इनफ्लो साल बेसिस पे 3% घटा है, और लार्ज ऑर्डर्स, जो बड़े ऑर्डर्स हैं, यहाँ आपको एक बड़ी कटौती देखने को मिल रही है, और इसीलिए इन्होंने अपने एस्टिमेट्स को लगभग 2 से 3% से काटा है। और अगर हम ग्रॉस मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ भी मिस है। लेकिन कमिंस की बात करते हैं, ये शेयर रिजल्ट के बाद ऊपर था और एक ज़बरदस्त प्रॉफिट टेकिंग इंट्राडे में आपको देखने को मिली है। सबसे बड़ा कारण ये रहा कि मैनेजमेंट को लगता है कि चाइना और बहुत सारे लोकल कॉम्पिटिटर्स अब भारी तरीके से कॉम्पीट कर रहे हैं। डेटा सेंटर मार्केट में भी कंपटीशन बढ़ रहा है, जहां ये अपने डीजल जेनसेट्स लगाते हैं बैकअप पावर के लिए। और अगर हम Q2 की बात करें तो यहाँ जो मार्जिन्स हैं वो सस्टेनेबल नहीं है, आगे जाके शायद मार्जिन्स पे दबाव आपको बनता नज़र पड़े, क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ रहा है और ओवरऑल जो सेल्स वॉल्यूम है यहाँ भी थोड़ा बहुत असर देखने को मिल रहा है। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद आपने शेयर में तो ऊपर के लेवल से थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखी है। जितने शुक्रिया आपका। कमेंट्स मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद आज सिंक हुआ, बट सिंक ऐसे लेवल से हुआ जो आज सुबह का हाई था, याद रखिएगा, और जो उसके बाद फर्दर मूव दिया इसने, ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। अनुज, अब मोर और लेस हमारे पास सारे नंबर्स हैं कैपिटल गुड्स में। L&T, आपने उनकी ऑर्डर बुक देखी, आपने उनका क्वार्टरली एग्जीक्यूशन देखा, आपने उनके मार्जिन्स देखे, आपने सबसे छोटी कंपनी BHEL को देखा, ऑर्डर बुक, उनका एग्जीक्यूशन, उनका मार्जिन और कमेंट्स। फाइनली अगर आप देखें मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद सिंक होता हुआ ये स्पेस, वो जो बात हम कर रहे थे ना, अब प्राइवेट कैपेक्स विजिबल है, इस चीज़ के मद्देनज़र ये स्पेस लग कैसा रहा है इस वक्त? देखिए, इसमें मेरे ख्याल से आप फोकस करें उन कंपनियों पर जिनका मार्केट ने वर्डिक्ट बहुत शानदार दे दिया है। आई थिंक लार्सन एंड ट्यूब्रो, BHEL, आई थिंक ये 2 स्टॉक्स हैं। सुबह तक कमेंट्स भी लग रहा था, लेकिन कमेंट्स की जो कॉल थी वो थोड़ी सी हल्की सी फीकी पड़ गई। तो इसके लिए आई थिंक मार्केट का वर्डिक्ट बहुत साफ है। 2 स्टॉक्स, लार्सन एंड ट्यूब्रो और BHEL, इस स्पेस में आई थिंक यहाँ पर आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। और BHEL तो आपको याद होगा, हमने उस दिन लिया भी था नंबर्स के बाद, और हमारी बात भी हुई थी कि बहुत समय के बाद इतना अच्छा एग्जीक्यूशन BHEL में है कि ये स्टॉक शायद उस दिन ना रुके, और उसके बाद भी रुका नहीं है ये स्टॉक। सेम विद लार्सन एंड ट्यूब्रो। आई थिंक लार्सन एंड ट्यूब्रो भी मुझे लग रहा है कि एक काफ़ी स्ट्रेंथ में है। तो ये दोनों मैं कहूँगा कि लार्सन एंड ट्यूब्रो और BHEL, ये 2 मेरे ख्याल से प्रेफर्ड चॉइसेस होने चाहिए इन्वेस्टर्स की। राजेश अग्रवाल जी, आपका टेक, आपका सिलेक्शन ऑर्डर क्या रहेगा कैपिटल गुड्स में?
देखिए, मैं अनुज जी की बात के साथ पूरी तरह से सहमत हूँ कि लार्सन पहली चॉइस रहेगी। 6 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज, हर क्वार्टर्स में नए ऑर्डर जुड़ते जा रहे हैं और न केवल भारत में बल्कि अगर आप देखें तो मिडिल ईस्ट में भी इनका बड़ा कारोबार फैला हुआ है। हाइड्रोजन में, एआई में, सारे में बढ़त बना रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल आपको ध्यान देना चाहिए और किसी को अगर इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा है तो लार्सन एक प्रॉक्सी प्ले है इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन ग्रोथ स्टोरी का। और जिस तरह के ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है, मैं समझता हूँ इन लेवल्स पे भी, जो कि अगर रीसेंट लो से अगर देखेंगे तो अच्छी खासी बढ़त हो गई है, लेकिन बावजूद इसके मैं समझता हूँ यहाँ से बहुत अच्छी बढ़त दे सकता है। तो अगर किसी को लमसम नहीं लेना हो तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल एसआईपी के रूप में लेना चाहिए। दूसरे अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके की मैनेजमेंट कमेंट्री और गाइडेंस देने से किनारा कर गए कमेंट्स वाले, उसके देखते हुए मुझे लगता है अगर यहाँ से और 5% की गिरावट आती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी खरीदारी की। 5% से मेरा मतलब है करीब करीब 4,000 3,900 के आसपास अगर आती है तो, क्योंकि गवर्नमेंट केपेक्स चल रहा है, प्राइवेट केपेक्स बट ऑन द वर्ज ऑफ इम्प्रूविंग है और मैं समझता हूँ कि अगर केपेक्स दोनों साइड से चालू हो जाता है तो इन तरीके की कंपनियों को अच्छी बढ़त मिलेगी। और तीसरी कंपनी अगर देखनी हो तो मैं समझता हूँ सीमेंस एनर्जी, जो हालिया की लिस्टिंग है, करीब 2-3 महीने पहले की लिस्टिंग है, वहां पर एक बड़ी अपसाइड हो सकती है। तो ये कुछ एक स्टॉक्स है जो हमारे रडार पे। ओके, ये कुछ स्टॉक्स रडार पर फिलहाल और ये व्यू हो गया। कुछ और काउंटर्स देख रही थी मैं जो कि अच्छा परफॉर्म करते हुए। एक बार एफएमसीजी स्पेस से ब्रिटानिया लेकर आई है और इंट्राडे में आज इसने अच्छी रिकवरी दिखाई और इनफैक्ट मॉर्निंग में ही हमने इसको चुना था। देखिए एक निचले स्रोत से करीब करीब 2% अप अभी, और साथ ही रेडिको खैतान भी लेकर आई है। ये काउंटर 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ अब कारोबार करता हुआ नजर आएगा आपको, लगभग 4.25% डेज हाई पर। बट क्योंकि फ्राइडे है तो रेडिको खैतान पर मैं गाबा सर आपका व्यू जानना चाहूँगी। जिनके पास नहीं है रेडिको खैतान, क्या इन लेवल्स पर लेना सही रहेगा? इनफैक्ट ये मेरा सेकंड स्टॉक था कैश के लिए। रेडिको बहुत ही बढ़िया मूव है, अब ट्रेड कर रहा है 3309। स्टॉप लगाना चाहिए आज भी अभी किसी के 3265 का, और मेरे ख्याल से 3375 टू 3400 पॉसिबल है। मैटर ऑफ टाइम पहुंचना चाहिए वहां पर, क्योंकि यहाँ पर रेसिस्टेंस नहीं है और सेटअप के हिसाब से एक रिवर्सल बार बना हुआ रेडिको। ओके, रेडिको खैतान यहाँ पे खरीदारी की राय, अच्छा परफॉर्म करता हुआ एक काउंटर। चलिए धमाकेदार ऑप्शन का भी वक्त हो रहा है, वो फटाफट से निपटा देते हैं। मानस जी हमारे साथ, रचना जी, सुमिल जी, बताइए धमाकेदार ऑप्शन के लिए कौन सा स्टॉक चुना आपने? ना है आईसीआईसीआई बैंक, बहुत ही अच्छा रिवर्सल आज देखने मिला है। एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन पे आज सपोर्ट भी लिया है। मुझे लगता है कि ये बाउंस थोड़ा सा कंटिन्यू रहेगा, यहाँ से एटलीस्ट 1380 1390 तक ये बाउंस कंटिन्यू रह सकता है। जो ऑप्शन में चुना है वो 1340 का स्ट्राइक प्राइस है और यहाँ पे एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है और 25 नवंबर का एक्सपायरी है। 2375 24 के आसपास ये चल रहा है इस समय। स्टॉप लॉस रहेगा 17 पर और टारगेट रहेगा 35। धमाकेदार ऑप्शन में पहला ट्रेड हो गया सोमल जी का। रचना जी, आप क्या पिक करेंगे? जी, हम एंजल वन के सी में बाय करेंगे 2600 के। यहाँ पे हल्के से डिप पे बाय करनी चाहिए। अभी ये 74 के करीब है। आपको यहाँ पे 4-5 रुपीज का भी डिप मिलता है, करीब करीब 65 to 70 के बीच में कहीं पे अगर एंट्री मिलती है नेक्स्ट 1 आवर में, तो वो एंट्री लेने लायक होनी चाहिए। फॉर स्टॉप उसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 55 पे और अपसाइड पे आपका टारगेट रह सकता है 90 and 100 फॉर अ डे और 2 ऑफ टाइम पीरियड। एंजल वन यहाँ पे खरीदारी कराए, पूरा स्पेस अच्छा परफॉर्म करता हुआ। मानस जी, आपका कॉल क्या होगा? तो देखिए सीडीएसएल के ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। सीडीएसएल ने 200 मूविंग एवरेज पे आज सपोर्ट लिया, 10 and 20 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, तो 1600 वाला कॉल ऑप्शन सीडीएसएल का खरीदा जा सकता है। 46 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, 29 रुपीज के स्टॉप लॉस है। इस ऑप्शन में खरीदारी करनी है और 85 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दिया हुआ है। सीडीएसएल 1600 की कॉल आपने पिक करने की बात कही। स्क्रीन पे और कौन सी चीज़ें हैं जो अच्छा मोमेंटम जनरेट कर रही हैं? लुक एट M&M। क्लियरली इस पूरे अर्निंग सीजन को देखिए, एक मूव था ऑटो में पोस्ट जुलाई एंड मोस्ट स्पेशली पोस्ट 15 अगस्त प्रधानमंत्री की उस स्पीच के बाद जीएसटी कट की एंटिसिपेशन एंड फाइनली जीएसटी कट। बट ट्रांसलेट पोस्ट नंबर्स जो तेज़ी हुई है वो है M&M। प्रकाश सर, M&M का प्रोजेक्शन क्या है? क्योंकि अब ये अपनी जून 2024 से चली आ रही चैनल का
जिसमें इसने लो मेरे ख्याल से 2412 का भी क्रिएट किया, इस राइजिंग चैनल को भी बाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहा है एंड दिस स्टॉक होल्ड्स पोटेंशियल फॉर दैट। मतलब ये है उसके पास पोटेंशियल कि ये इसको ब्रीच करे। आपका पोजीशन क्या है? बिल्कुल, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम वीरू। ये अभी 3700 पे चल रहा है, मेरे ख्याल से ये 4000 की तरफ जाएगा। इसका लक्ष्य 4000 होना चाहिए। इसमें जब भी कोई डिप मिलती है खरीदारी का मौका है। उसका रीजन ये है क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे जो कंसोलिडेशन हुआ है ना 2600 और 3000 के बीच में करीब 1 साल का कंसोलिडेशन हुआ है, वो 1-2 महीने में जाने वाला नहीं है। इसमें आपको मिलना है, मैटर ऑफ टाइम। खाली पेशेंस की जरूरत है। 4000 पॉसिबल है इन द पॉकेट, मैटर ऑफ टाइम। एमएनएम अब तो इनकी एक गाड़ी भी लॉन्च हो रही है, सियरा। नहीं, इनकी नहीं हो, किसी और की, टाटा सियरा की, लेकिन ये बढ़िया स्टॉक है बिल्कुल। ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा बढ़िया स्टॉक। सर गाड़ी वाड़ी देखते रहते हैं क्योंकि उनको अपना जो कलेक्शन है उसमें इजाफा करना है, तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर काबा सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अक्टूबर में बात करें तो एफपीआईज की खरीदारी और बिकवाली का ट्रेंड कैसा रहा है? किन सेक्टर पर एफपीआईज मेहरबान हुए हैं और किन सेक्टर्स में एक्सपोजर जो है वो कम किया है, ये बताने के लिए कंचन नौटियाल हैं। कंचन, गुड आफ्टरनून, बताइए एफआईज डेटा क्या कह रहे हैं? जी डेफिनेटली, अगर हम अक्टूबर के सेकेंड हाफ की बात करें, यानी कि 16 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर की बात करें, तो वहाँ पे ऑयल एंड गैस में, साथ ही जो टेलीकॉम है और कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, यहाँ पे जो एफपीआई का रुझान है वो हमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड में आता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट जो हेल्थ केयर और आईटी सेगमेंट है ये भी अपने लोअर लेवल से काफ़ी ज़्यादा रिकवर होते हुए नजर पड़े हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे जो कमजोरी है इस टाइम पे डेफिनेटली अभी भी परसिस्टेंट दिखाई दे रही है। एफएमसीजी और कैपिटल गुड में जो सुधार है वो यहाँ पे ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे सिचुएशन जो है वो ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि जो खरीदारी है वो यहाँ पे कहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दी है। जैसे कि मैंने मेंशन किया ऑयल एंड गैस में, जहाँ पे हमें फर्स्ट हाफ में करीब 123 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली थी, ये बढ़ के सेकेंड हाफ में हो गई है 907 करोड़ की। वहीं टेलीकॉम, कैपिटल गुड, कंस्ट्रक्शन और मेटल एंड माइनिंग में भी जो रुझान है वो अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आया है। करीब डबल से भी ज्यादा जो खरीदारी है वो होती हुई दिखाई दी है इफ यू कंपेयर फर्स्ट हाफ। इसके अलावा अगर हम बात करें बिकवाली कहाँ पे घटी है, यानी कि पहले जो बिकवाली था उसका ट्रेंड थोड़ा सा लोअर साइड में, लेकिन बिकवाली अभी भी जारी है, वो है हेल्थ केयर सेगमेंट पे। फर्स्ट हाफ की बात करें तो यहाँ पे 310 करोड़ की इन्होंने खरीदारी की थी और ये खरीदारी घट के अब हो गई है केवल 41 करोड़ की। वहीं अगर हम बात करें एफएमसीजी की तो यहाँ पे भी पहले जो बिकवाली की थी वो 340 करोड़ की थी, अब बिकवाली कम होके हो गई है करीब 140 करोड़ की। कंज्यूमर सर्विसेज में 202 करोड़ और 189 करोड़ रिस्पेक्टिवली। आईटी में अगर बात करी जाए तो 218 करोड़, 30 करोड़। अब बात करते हैं बिकवाली जो है वहाँ पे रुझान कहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आप देखिए फर्स्ट हाफ में हमें केवल 24 करोड़ की बिकवाली होती हुई दिखाई दी थी, जो सेकेंड हाफ तक पहुँचते करीबन 180 करोड़ के जंप पे आती हुई नजर आई है। कंस्ट्रक्शन मटीरियल में भी पहले 11 करोड़ की बिकवाली थी, यहाँ पे भी जंप लग के करीबन 140 करोड़ की बिकवाली हुई और इसी तरीके का रुझान हमें केमिकल सेक्टर में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन बिकवाली बढ़ने का ट्रेंड कहाँ पे है उस पे ऊपर बात कर ली जाए। यहाँ पे देखिए पावर सेक्टर, यहाँ पे फर्स्ट हाफ में हमें करीबन 130 करोड़ की खरीदारी होती हुई दिखाई दी थी, लेकिन सेकेंड हाफ में ये खरीदारी से डायरेक्टली सेलिंग की तरफ जाता हुआ नजर आया। 16 करोड़ की सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली है। ऑटोमोबाइल में जहाँ 177 करोड़ की खरीदारी थी, यहाँ से भी जो ट्रेंड है वो नेगेटिव ट्रेजेक्टरी में 67 करोड़ की यहाँ पे बिकवाली। और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी जहाँ पे हमें फर्स्ट हाफ में अच्छा खासा रुझान देखने को मिला था, 937 करोड़ की खरीदारी थी, ये खरीदारी यहाँ पे कम होते होते 560 करोड़ पे आ गई। तो डेफिनेटली ये कुछ सेक्टर्स थे जहाँ पे बिकवाली और जो खरीदारी है वो हावी रही है। शुक्रिया कंचन इस पूरी बातचीत के लिए। आई मीन वाइस की ट्रेड पैटर्न्स पे प्रकाश डालने के लिए। अभी काम करते हैं, विषय को चेंज करते हैं यहाँ से और चलते हैं और आज का चार का चौका का क्रम वो शुरू करते हैं। ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। मानस जी पहला ट्रेड पिक करेंगे, सस्ता ऑप्शन, उसके बाद रचना जी एफएन सुपरस्टार पिक करेंगी। चार्ट का चमत्कार प्रकाश का बसर के सौजन्य से आएगा और मिड कैप फंडा राजेश अग्रवाल जी। शुरुआत करते हैं मानस जी से। मानस जी क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए थोड़ी देर पहले यूनियन बैंक की बात हुई थी, आई थिंक इसके ऑप्शन में खरीदारी की जा सकती है। यूनियन बैंक का जो 152.50 ₹152.50 का कॉल ऑप्शन है, 5 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 3 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और इस ऑप्शन में 9 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। यूनियन बैंक के साथ जा रहे हैं मानस जी, यहाँ पर लग रहा है उनको दमखम नजर आ रहा है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए रचना जी हमारे साथ है। रचना जी बताइए एफएनओ सुपरस्टार के लिए कौन सा स्टॉक चुना आपने? जी मेरी नजर BHEL पे है। BHEL 265 पे अभी ट्रेड कर रहा है
और यहाँ पे अभी अपसाइड पे रेजिस्टेंस थोड़ा दूर है, तो फर्दर जर्नी कुड बी कंपैरेटिवली इजियर। काफी दूसरे स्टॉक्स में रेजिस्टेंस नजदीक आ चुका है, तो यहाँ पे हम लॉन्ग करेंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 263 एंड अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 270। ओके, पीएचएल नवंबर फ्यूचर्स, प्रकाश सर के पास चलते हैं। प्रकाश सर, आज का चार्ट का चमत्कार क्या पिक करेंगे आप? वेल, चार्ट का चमत्कार मुझे एमसीएक्स अच्छा लगता है। अब एमसीएक्स ट्रेड कर रहा है 9499, 9500 के करीब। मेरे ख्याल से 9600 तक जाना चाहिए। स्टॉप लगाएंगे, बहुत टाइम ज्यादा नहीं है, 9450, 50 रुपीज, 1:2। यस, एमसीएक्स चार्ट का चमत्कार के लिए पिक हो गई। मिड कैप फंडा के लिए राजेश अग्रवाल जी, कौन सा स्टॉक आया सामने? जी, मिड कैप की अगर बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि पीएसयू बैंकिंग स्पेस में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप साइड में। तो उसी में से बैंक ऑफ महाराष्ट्र को चुनेंगे। अगर आप देखेंगे तो पीएसयू बास्केट में जो छोटी बैंक है उसमें अगर आप देखेंगे तो एक सबसे बढ़िया बैंक है, 2300 के ऊपर ब्रांचेस है, 89.5% गवर्नमेंट होल्डिंग है। रिटेल और एसएमई में, एमएसएमई में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई बैंक में। बुक्स की बात की जाए तो मेरे ख्याल से शायद सबसे कम एनपीएज इनके हैं, एकदम क्लीन बुक कही जा सकती है। कासा रेशियो 55% के आसपास है और डिजिटल में अच्छा खासा पुश कर रहे हैं। दूसरी तिमाही के नतीजे में बॉटम लाइन 23% बढ़ी थी, बिजनेस 14% बढ़ा था, और इस तिमाही में नहीं, पिछले 4-5 तिमाहियों से नतीजे बहुत शानदार आ रहे हैं। 70 रुपए के टारगेट, 9 से 12 महीने की अवधि, यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। ओके, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में चारों ट्रेड्स आपके स्क्रीन पे किक करके रखता हूँ जिस क्रम में आए थे। पहला ट्रेड हमने पिक किया था सस्ता ऑप्शन, मानस जी के सौजन्य से पहला ट्रेड आया था ये यूनियन बैंक की कॉल। देखिए, पीएसयू बैंक्स फिर एक बार कॉल्स पे अपनी जगह बनाते हुए, यहाँ पे यूनियन बैंक पे कॉल आया, 152.50 की स्ट्राइक, 9 रुपये का यहाँ पे लक्ष्य है, 3 का स्टॉप लॉस। 5.15 पे ट्रेड करते हुए ट्रेड अगला बीएचएल फ्यूचर्स रचना जी का आज का एफएनओ सुपरस्टार 270 के लक्ष्य के लिए 264.80 पे ट्रेड करता हुआ। और तीसरा ट्रेड आया प्रकाश सर के सुनने से एमसीएक्स 9600 का लक्ष्य, यहाँ पे 2496 पे ट्रेड करता हुआ। और अभी अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये है राजेश अग्रवाल जी की कॉल, आज की मिड कैप फंडा कॉल। निफ्टी 25,499 और एक मैसेज क्लियर है, अभी 25,600 क्रॉस नहीं कर पा रहा है। कल के स्टैट्स के मुताबिक ऑन क्लोजिंग बेसिस सबसे बड़े कॉल राइटर्स थे 25,600, तो हम उनकी ट्रेजेक्ट्री में अभी नहीं जा रहे हैं। निफ्टी आईटी ने अपने लॉसेस को आज बहुत कम कर लिया है और आज की लोअर वाइल्ड शेडो, मैं भी प्रश्न नहीं करूँगा यहाँ पे कोई भी सकारात्मक, क्योंकि अभी भी ये इंडेक्स किसी भी एवरेज को रीगेन नहीं कर पाया है, तो मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड करूँगा। बस जस्ट मेंशन कर रहा हूँ कि आईटी में रिकवरी है। और स्क्रीन पे क्या क्या है जो अच्छा कर रहा है। सोना बीएलडब्ल्यू लेके आइए 2% ऊपर। ये चार्ट वो, ये स्टॉक वो जिसने ऑटो की तेज़ी में कुछ निजी कारणों के चलते बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करा था, बट आज इसने एक मैसेज दिया है। फर्स्ट टाइम पोस्ट दिसंबर 2024 ये ग्रीन कैंडल के साथ 200 EMA के ऊपर क्लोज होगा। सोमिल, आपका टेक क्या है सोना बीएलडब्ल्यू पे फॉर ए पोजिशनल ट्रेड? सोना बीएलडब्ल्यू में अभी इस समय 200 डेली मूविंग एवरेज पर एग्जैक्टली रेजिस्टेंस ले रहा है। गुड मोमेंटम, लेकिन ये बहुत समय से 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। आई विल वेट फॉर अ ब्रेकआउट उसका 505 के ऊपर है। 505 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट लेग ऊपर में इन द पोजिशनल साइड शुरू हो जाएगा फॉर अ टारगेट ऑफ 560 तक जा सकता है। नेक्स्ट स्विंग हाई है और उसके ऊपर जो स्विंग हाई है वो 608। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है और ये टारगेट की तरह आप ले सकते हैं। ओके, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन पर ये फिलहाल एक व्यू और पूरा ऑटो एंट्री स्पेस में एक रिकवरी आती हुई। चलिए अब रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। बाजार की नज़र सोमवार को आने वाले नतीजों पर रहेगी और इस सोमवार को रहेंगे निफ्टी में बजाज ऑटो, माफ़ कीजिएगा बजाज ऑटो को तो आगे, बजाज फिनेंस और ओएनजीसी के नतीजे। साथ ही वही वायदा में अगर आप बात कीजिए तो केपीआईटी टेक समेत 3 कंपनियों के नतीजे आएंगे। और नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव ज्वालकर, आशीष चतुर्वेदी और कंचन नौटियाल। आशीष, पहले आपके पास आना चाहूँगा, ओएनजीसी के नतीजों से क्या एक्सपेक्टेशंस? ठीक ठाक नतीजे हैं, कुछ फायरवर्क्स आप एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते हैं। दरअसल अगर आप देखें तो रेवेन्यू की बात करें तो 1.5% की बढ़त आपको सीक्वेंशियली देखने को मिलेगी। ऑयल एंड गैस कंपनी है तो पिछले साल से नहीं, पिछले क्वार्टर से इसकी तुलना की जाती है। एबिटा की बात करें तो ना के बराबर, इनफैक्ट इसको परसेंटेज में आकलन करना भी बेकार है, क्योंकि
18,660 करोड़ पिछले क्वार्टर में था, इस बार 18,530 करोड़, यानी लगभग समझ लीजिए कि 1% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी। मार्जिन जो 58.3% के थे घटकर 57% के देखने को मिलेंगे। हालांकि कुछ एडजस्टमेंट्स के चलते मुनाफे में ज़रूर आपको 25% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, लेकिन खास बात यह कि जो ऑयल एंड गैस है और उसकी जो वॉल्यूम्स है बिल्कुल फ्लैट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। पिछले साल के मुकाबले भी सिक्वेंशली भी कोई खास हलचल नहीं है, लेकिन ऑयल प्रोडक्शन में जो देरी हो रही है केजी बेसिन से लेकर, ये ज़्यादा की मॉनिटरेबल है। और साथ में अगर आप देखें तो अगर $65 के नीचे लगातार बना हुआ है जो कच्चा तेल और थोड़ी सी गिरावट आती है तो ब्रोकरेज हाउस इसको आगे की अर्निंग्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव मानेंगे। नतीजों की बात करें तो बाजार को कुछ खास उम्मीदें नहीं है ओएनजीसी से। बाजार बहुत, अगर आप देखें, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, और जैसे कि आशीष कह भी रहे थे कि क्रूड की ये सॉफ्ट ट्रैजेक्टरी कभी भी अगर आप देखें तो पक्ष में नहीं होती है ओएनजीसी के। खैर, आप चलते हैं कंचन के पास, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। क्या नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है कंचन? जी, केपीआईटी टेक के नंबर्स भी देखें तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमें इस टाइम पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। फ्लैट नंबर, म्यूटेड नंबर इनफैक्ट हमें Q2 के अंदर आते हुए नज़र पड़ सकते हैं। अगर डॉलर रेवेन्यू की बात करी जाए तो $180 मिलियन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। वहीं अगर रेवेन्यू की भी बात करी जाए तो यहाँ पे भी एक फ्लैट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट एबिट और साथ में जो मार्जिन ट्रेजेक्ट्री है ये भी इस टाइम पे म्यूटेड रहने की संभावनाएं जताई जा रही है। अब ये हम देख रहे हैं कि जो सीसी ग्रोथ है ये भी अपने स्लोअर साइड में देखने को मिल सकती है, बिकॉज जो केयरसॉफ्ट सेगमेंट है इनका, वहां से जो कंट्रीब्यूशन है उसमें हमें काफी ज्यादा स्लगिश ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है। इनफैक्ट अमेरिका के अंदर, एशिया के अंदर भी एक जो वीकनेस है वो परसिस्टेंटली दिखाई दे रही है, जो इनका पीवी सेगमेंट है खासकर उसके अंदर। इस टाइम पे अगर मार्जिन की बात करें तो 30 बेसिस पॉइंट के डिक्लाइन की संभावनाएं जताई जा रही है, बिकॉज इनके जो एमोटाइजेशन के चार्ज है वहां पे एक हमें बदलाव होता हुआ दिखाई दिया है ड्यू टू एक्विजिशन रिलेटेड चेंजेस। अब बात करें अगर फिक्स डील्स की तो यहाँ पे भी जो प्राइस है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और जो कुछ यूरोपियन डील्स हैं इनकी, उसमें हालांकि एक फ्लिप साइड में ये माना जा रहा है कि एक हल्का सा रैंप अप देखने को मिलेगा। फोकस आपका कहाँ होगा उसके ऊपर नजर डालते हैं। जो इनके यूरोप के OEMs है उसके ऊपर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री आती है, साथ ही जो बजट एलोकेशन है वो किस तरीके का होता है सीवी सेगमेंट के अंदर पर्टिकुलरली, और जो चाइना का मार्केट है वहां से किस तरीके के अपडेट्स आते हैं। लेकिन ऑन एंड ऑल समझे तो नंबर्स अच्छे नहीं है। ऑन एंड ऑन नंबर्स अच्छे नहीं रह सकते हैं केपीआईटी टेक के। शुक्रिया कंचन। अब गौरव के पास चलते हैं। गौरव, आप बताइए बजाज फाइनेंस के नतीजे कैसे रह सकते हैं? स्ट्रीट क्या एक्सपेक्ट कर रही है? जी हाँ, अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो कहीं पे अच्छे नतीजे देखने को मिल सकते हैं, और इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे पिछले ही हमने प्री क्वार्टरली अपडेट्स में देखा है कि 24% का YOY लोन ग्रोथ जो है वो बजाज फाइनेंस की तरफ से देखने को मिला था, और इसी के साथ साथ कस्टमर एक्विजिशन भी स्ट्रॉन्ग रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की तो यहाँ पे लगभग 22% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल सकती है नेट इंटरेस्ट इनकम में। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे भी एक थोड़ी जो उछाल है सीक्वेंशियल बेसिस पे देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो वहाँ पे भी ये जो 20% के ऊपर का ग्रोथ है वो वैसे ही सस्टेन रहेगा, और प्रॉफिट में भी लगभग स्ट्रीट का मानना यह है कि 24% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रोविजन जो है वहाँ पे एक ईजिंग जो है देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ अगर हम क्रेडिट कॉस्ट की बात करें तो लगभग 2% के पास जो क्रेडिट कॉस्ट है सीक्वेंशियल बेसिस पे रह सकता है। इसमें मेन जो चीज़ है देखने के लिए वो है कमेंट्री, क्योंकि जैसे हमें पता है कि बजाज फाइनेंस एक कंज्यूमर हैवी कंपनी है। फिलहाल में ही GST कट्स की वजह से कई सारे टेलविंड जो है वो इंडस्ट्री ने देखे हैं। बजाज फाइनेंस ने ही अपने अपडेट में ये भी कहा था कि कहीं पे अगर हम बात करें सिर्फ सितंबर 22 से लेके अक्टूबर 26 के टाइम पीरियड की, तो तब तक 63 लाख लोन्स जो है वो उन्होंने डिसबर्स किए थे, और यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ भी उन्हें देखने को मिला था फेस्टिव सीजन में। तो इसी के ऊपर कमेंट्री जो है AUM ग्रोथ को लेके वो ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स को लेके कमेंट्री जो है वो ज़रूरी रहेगी, बट ओवरऑल नंबर्स में एक अच्छे नतीजे हम बजाज फाइनेंस की तरफ से इस क्वार्टर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, बजाज फाइनेंस के नतीजे अच्छे रह सकते हैं इस क्वार्टर में, और पूरा फाइनेंस स्पेस अच्छा परफॉर्म करता हुआ। शुक्रिया गौरव, आशीष और कंचन आपका प्रीव्यूज बताने के लिए। चलिए अब इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात करेंगे पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जी से। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। रिकवरी, और हम ऑलमोस्ट, अगर आप देखें निफ्टी पे डायरेक्टर साहब अगर थोड़ी सी एहसान करें, 10 डेमा ड्रॉ कर दीजिए, 20 डेमा ड्रॉ कर दीजिए, 50 डेमा ड्रॉ कर दीजिए, ठीक निफ्टी आज जाके बीचों बीच स्थिर हो जाएगा, 50 के ऊपर 20 के नीचे। बाकी आने वाली है अब शुक्रवार की शाम। अभय जी प्रणाम।
क्या हाल चाल है? ये हालिया दौर जो समझ में आया आपको निफ्टी का, 26 से ये 24 25 300 तक का सफ़र, वजह क्या है इसकी? मतलब आपने अर्निंग सीजन को बहुत अच्छी तरीके से खेला, इवन एफआईआईस फ्यू इंस्टेंसेस पे उनकी बाइंग थी, इंडेक्स में काफ़ी शॉर्ट कवर किया, बट ये सडन लोअर स्विंग का कारण क्या था? अभी मैं इसी न्यूज़ रूम में शाम के कार्यक्रम के लिए लक्ष्मण जी से बात कर रहा था, तो एग्जैक्ट एक रीजनिंग इसके पीछे खड़ी करनी बहुत मुश्किल है। आपका टेक क्या है इस हालिया डिप पर, अभय जी? जी नमस्कार वीरेंद्र जी, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, ये जो करेक्शन है हमने देखा निफ्टी में तो है, और स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा है, मैं कहूँगा स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी जगह। मेरा ये मानना है कि ये थोड़ा एक टेक्निकल करेक्शन की तरह है, जो उन मार्केट्स में आते हैं जो कुछ रिटर्न जनरेट करते हैं शॉर्ट वाइल में, शॉर्ट ड्यूरेशन में। तो एक इन्वेस्टर्स की कम्युनिटी है जो प्रॉफिट बुकिंग करती है, थोड़ा कैश में जाते हैं, वापस रीअसेस करते हैं। फंडामेंटली मुझे वीरेंद्र कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है अभी भी, क्योंकि जो रिजल्ट्स आए हैं, काफ़ी रिजल्ट्स ऐसे आए हैं जो हमारी उम्मीद से बेहतर थे मिड और स्मॉल कैप स्पेस में, और जो कमेंट्री भी है वो ओवरऑल पॉजिटिव है। तो मैं कहूँगा कि अगर 10 रिजल्ट्स आए हैं तो उसमें से एक रिजल्ट ऐसा होगा जिसने आपको उदास किया होगा या आपको निराश किया होगा। जो बाकी 9 रिजल्ट्स हैं उसमें से 2 या 3 ऐसे रिजल्ट्स आए हैं हर अक्रॉस द बोर्ड जो उम्मीद से बेहतर हैं। कमेंट्री हर जगह मैं सुन रहा हूँ पॉजिटिव है, डोमेस्टिक कंजम्पशन, एक्सपोर्ट्स, तो फंडामेंटली मुझे कोई तकलीफ नहीं लग रही है। थोड़ा एक टेक्निकल करेक्शन है, ये आता है, हो सकता है हमने काफ़ी समय से ना देखा हो तो थोड़ा लोग सरप्राइज हैं, पर अदर देन प्रॉफिट बुकिंग, इंक्रीजिंग ऑफ कैश एलोकेशन इन द पोर्टफोलियोज, रीअसेसिंग स्ट्रैटेजी गोइंग इनटू कैलेंडर ईयर 2026, आई थिंक ये थोड़ा मेरा ये रीडिंग है कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और इससे ज़्यादा किसी को लेना भी नहीं चाहिए। ओवर एनालिसिस करने का इसका मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। ओके अभय जी, आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक फिलहाल साउंड कर रहे हैं ऐसे मूड माहौल में भी, तो हिम्मत देने के लिए तो बहुत शुक्रिया जनता को। हालांकि आपने थोड़ा रिजल्ट के बारे में बताया, लेकिन और डिटेल में मैं समझना चाहूँगी। हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं, निष्कर्ष निकालना हो तो कोई एक ऐसा सेक्टर या 2-3 सेक्टर अगर आप कंफर्टेबल हो बताने को लेकर, जहाँ पे सिर्फ ग्रीन शूट्स नहीं बल्कि फुल फ्लेज रिकवरी देखने को मिली है और आगे चलकर आपको लगता है कि यहाँ पर बड़े मल्टी बैगर्स निकल सकते हैं, तो वो कौन सा स्पेस होगा? जी, क्लियर स्पेस श्रेया जो दिख रहा है वो फार्मा में दिख रहा है। आप देखिए अक्रॉस द बोर्ड बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, मीडियम साइज कंपनीज, हर कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे हैं। जो जेनरिक एक्सपोर्टर्स हैं उनकी भी पाइपलाइन इंप्रूव हुई है, प्राइसिंग पे भी प्रेशर कम है, रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो रही है। प्राइसिंग प्रेशर जितना था ले चुके हैं पिछले 2-3 क्वार्टर में। तो मुझे लगता है कि एक जो फार्मा सेक्टर है अक्रॉस द बोर्ड, वो मुझे लगता है कि जैसे उम्मीद थी कि एक टर्न अराउंड की तरफ बढ़ता रहेगा, अब क्लियरली ग्रोथ फेज में जा रहा है, और स्पेशली उसमें जो छोटी और मिड साइज फार्मा कंपनीज हैं वो मुझे लगता है कि और भी बेहतर करेंगी। दूसरी तरफ जो स्पेस है वो जो हम ईएमएस स्पेस की बात करते रहते हैं, उसमें भी मुझे लगता है कि जो रिजल्ट्स हैं इक्का दुक्का को छोड़ के वो भी एक अच्छे डायरेक्शन में आए हैं। तो ये 2 स्पेसेस हैं, और तीसरा जो स्पेस है जिसमें एक अगेन जो मैं सुनना चाहता था, एक पॉजिटिविटी है, वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में। और बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में स्पेशली छोटे बैंक्स और एनबीएफसीज में काफ़ी प्रेशर कम दिखा है इस बार। एनपीएस का स्लिपेजेस भी कम है, रिकवरीज भी इंप्रूव हुई हैं, कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम हुई है, लिक्विडिटी भी मिल रही है उनको लोन देने के लिए। तो आई थिंक ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जो स्पेस है ये भी मुझे लगता है कि अब ये अपर साइड पे सरप्राइज करेगा। तो ये 3 सेक्टर्स हैं हमारे रेडार पे श्रेया, जहाँ पे मुझे काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक है मेरा। ओके, आप अभय अग्रवाल जी ना, एक्चुअली मुझे ईएमएस पर ही पूछना था, ईएमएस स्पेस को लेकर आपने जिक्र भी किया। एम्बर एंटरप्राइजेस देखिए करीब 9% का डेंट आज के सेशन में पड़ा है और पूरा स्पेस ले डूबा, ये रिजल्ट काफ़ी ख़राब थे। तो ये जो आपने कहा कि आने वाले समय में अच्छा कर सकता है ये स्पेस, तो ये गिरावट क्या लेने लायक लग रहे हैं आपको भी फिलहाल, क्या व्यू रहेगा?
जी, बिल्कुल सी क्या होता है कि ये जो आपने एक एम्बर की बात करी, वो उसने सरप्राइजिंगली एक लॉस दिखाया। तो जो मैं कह रहा था कि 10 कंपनीज़ में से 1 या 2 कंपनीज़ ऐसे डिसअपॉइंट करेंगी, तो एम्बर क्लियरली उन कंपनीज़ में है जो कि एक रिजल्ट्स ने डिसअपॉइंट किया है। एक बहुत बड़ा नेगेटिव सरप्राइज़ है कि प्रॉफिटेबल कंपनी जिसका मल्टीपल इतना हाई है, तो ऐसी कंपनीज़ जिनका वैल्यूएशन इतना हाई है, वो मिस नहीं कर सकते हैं अपने गाइडेंस और रिजल्ट्स को। बट एट द सेम टाइम ये कंपनीज़ अभी भी ग्रोथ स्टेज की कंपनीज़ हैं, ये स्टिल अभी भी मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं। उनमें और भी नाम ले लें, केन्स के रिजल्ट्स देखिए आप, बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, प्रॉफिट डबल हो गया पिछले साल से, पर फिर भी उसका स्टॉक डाउन है। दूसरी तरफ आप सिरमा एसजीए जिसके आज रिजल्ट्स आने हैं, वो भी अंडर प्रेशर है। ये कंपनीज़ अभी भी छोटी कंपनीज़ हैं और अभी भी ग्रोथ स्टेज में है, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आप जब इस ग्रोथ को मैनेज कर रहे हैं तो 1-2 क्वार्टर में आप नेगेटिवली सरप्राइज करें। पर अगर आप एक इन्वेस्टर हैं जो 3 से 5 साल का व्यू ले रहे हैं किसी कंपनी पे, तो फ्रैंकली 1-2 क्वार्टर का मिस फर्क नहीं पड़ता है, एज लॉन्ग एज गाइडेंस एंड कमेंट्री स्टेज। तो उसकी जो कॉल थी एम्बर की, वो स्टिल पॉजिटिव थी, तो मेरे को कोई चिंता नहीं है कि वो वापस ग्रोथ कर्व पे आएगा। केन्स के रिजल्ट पिछले क्वार्टर में खराब थे, इस क्वार्टर में बहुत ही अच्छे हैं, बेटर देन एक्सपेक्टेड। तो ये तो चलता रहेगा। ग्रोथ कंपनीज का क्वार्टरली बेसिस पे देख के ओवर रिएक्ट करने का मुझे नहीं लगता कोई मतलब है, श्रेया। ओके, ओवर रिएक्शन पे बहुत अगर आप देखें प्रतिक्रिया नहीं देंगे आप, और उसको बहुत तवज्जुन आप सही भी नहीं समझते। अच्छा, आपके आने से पहले अभय जी, आज हम बात कर रहे थे L&T फाइनेंस की। लुक एट B2, क्या शानदार मूव रहा, ऑल टाइम हाई पे। मुझे मालूम है आप हमेशा कुछ ना कुछ स्पेस में एक ऐसा स्टॉक खोज के लेके आते हैं जो पॉसिबली नेक्स्ट फेज ऑफ आई थिंक उस सेक्टर की स्ट्रेंथ में पार्टिसिपेट करे। NBFCs में कोई फाइंडिंग आपकी हाल फिलहाल की? जी नहीं, अभी NBFCs में कुछ हमने ऐड नहीं किया क्योंकि पोर्टफोलियो में ऑलरेडी 24% एलोकेशन है फाइनेंशियल सर्विसेज का, तो वीरेंद्र उसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं। जो हैं हमारे पास छोटे बैंक्स और NBFC, बस उन्हीं को मेंटेन किया है हमने। पर अगेन जो नंबर्स आ रहे हैं सारे प्लेयर्स के, तो मेरी उम्मीद है कि ये सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा। ओके, अच्छा, एक स्टॉक आपने रिकमेंड किया था फ्यूजन फाइनेंस, मेरे ख्याल से अभी भी आप लोग होल्ड कर रहे हैं, और यहाँ पे टेक क्या आपका? जी, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है वो, और उसका रिजल्ट्स मैं कहूँगा काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि क्लियरली टर्न अराउंड की तरफ बढ़ रहा है। मेरा बाय रिकमेंडेशन नहीं है, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है, पर आप उसका रिजल्ट देखें तो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन हो गया है, लॉस बहुत कम हुआ है, मैनेजमेंट की गाइडेंस भी बहुत स्ट्रांग है टुवर्ड्स AUM ग्रोथ, बैलेंस शीट भी बहुत स्ट्रांग है, तो हर तरह से वो कंपनी जो है अपने रिजल्ट्स पे फायर कर रही है। पर जिस तकलीफ से ये कंपनी गुजरी है, जैसे बॉटम ऑफ द साइकिल जब कंपनी जाती है, इन्वेस्टर्स का भरोसा इतना तोड़ते हैं कि उनको बहुत आउट परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है 2-3 क्वार्टर तक, जब तक वापस इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आए। तो आई थिंक फ्यूजन फाइनेंस को डेफिनेटली 1-2 क्वार्टर और जो उन्होंने गाइड किया है उसके लेवल का परफॉर्मेंस या आउट परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। पर ये कंपनीज ऐसी हैं कि जो आपको 2000 करोड़ 2500 करोड़ के मार्केट कैप पे 0.6-0.8 टाइम बुक वैल्यू के मल्टीपल पे मिल रही है, जो कि जब मार्केट इन तक रिएक्ट करेगा पॉजिटिवली, ये 2 टाइम बुक वैल्यू पे चली जाएंगी। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, और एक और सुझाया था अभी जी आपने कार ट्रेड, उसने भी शानदार रिटर्न्स दिए थे पिछले 6 महीने में, देख रहे 73% का रिटर्न। ऐसे कोई और स्टॉक्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हो और हाल फिलहाल में अपने पोर्टफोलियो में जोड़े हो सर? जी, मैंने पिछली बार भी आपसे बात करी थी, हमने मॉडल पोर्टफोलियो में ऐड किया था सिनोरस। आई थिंक वो सिनोरस भी आज ऑल टाइम हाई पे है। सो आई थिंक जहाँ पे आउट परफॉर्मेंस है, क्लियर डायरेक्शन है, मार्केट रिवॉर्ड भी कर रहा है ग्रोथ कंपनीज को। एक कंपनी जो अभी हमने मॉडल पोर्टफोलियो में ऐड करी है वो है आइनॉक्स इंडस्ट्रीज, आइनॉक्स इंडिया, जो क्रायोजेनिक टैंक्स बनाते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए, और उसमें सबसे बड़ा बेट है। उसके रिजल्ट्स भी आए थे, अच्छे रिजल्ट्स से, पर अगेन मार्केट का रिएक्शन, अच्छे रिजल्ट्स बुरे रिजल्ट्स को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट वेरी वेल मैनेज कंपनी, काफ़ी बड़ा प्ले है क्रायोजेनिक फ्यूल के स्टोरेज में अक्रॉस द बोर्ड। तो मुझे लगता है कि ये अगेन कंपनी है जो एक मल्टी बैगर बनने की तैयारी में है अगले 2-3 साल में। आइनॉक्स विंड, अच्छा, एक बार निफ्टी को देखता हूँ, फिर मैं अपने प्रश्न की तरफ आऊँगा। थोड़ा सा अगर आप देखें वो 25,500 की ट्रेजेक्ट्री को छोड़ के थोड़ा सा नीचे की तरफ आता हुआ। अच्छा, एक बास्केट, एक स्पेस जिसको लेके सब थोड़े डाउटफुल हो गए होंगे अभय जी, वो है ऑटो।
शानदार अगस्त, शानदार सितंबर, अक्टूबर, उसके बाद थोड़ी सी क्रैक आए पोस्ट मंथली सेल्स फिगर। हालांकि एमएनएम ने फिर स्ट्रेंथ दिखाई क्योंकि नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लॉन्चेस स्ट्रॉन्ग थे। अभी ऑटो में क्या पकड़ के चलना चाहिए? आई मीन टू व्हीलर स्पेस में या फिर कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में? जी, आई थिंक ऑटो में जो मेरी समझ है कि आपको जितना बड़ा प्लेयर मिले उतना बेटर है, क्योंकि इसमें अलग अलग स्पेसेस है। फोर व्हीलर ईवी, टू व्हीलर ईवी, कमर्शियल व्हीकल, इंटरनेशनल मार्केट्स, एक्सपोर्ट्स, काफ़ी बड़े सेगमेंट्स हैं इसमें। और जो एमएनएम की बात करी आपने, तो उसमें फिर फार्म इक्विपमेंट भी आता है, ट्रैक्टर्स भी आ जाते हैं। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को रादर देन लुकिंग एट ऑटो सेक्टर एज वन सेक्टर, उनको पिक एंड चूज करना पड़ेगा कि क्या वो किसी स्पेसिफिक सेक्टर में बेट करना चाहते हैं। जैसे टू व्हीलर है, या फिर उसमें ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है, टू व्हीलर ईवी में ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है, या फिर मेरे हिसाब से क्योंकि इस समय अभी भी अनसर्टेनिटी है, तो बेटर ये रहेगा कि एक डाइवर्सिफाइड प्लेयर के साथ रहें, क्योंकि जहां पे भी आपको ग्रोथ मिले वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिले। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी इन्वेस्टर्स को इस स्पेस में। मुझे लगता है कि ये अच्छा स्पेस है बिकॉज ऑफ द गुड सीजन। प्राइसेस ऑलरेडी डिस्काउंट कर रहे हैं फ्यूचर ग्रोथ को भी, तो हो सकता है यहाँ से रिटर्न अगले 6 महीने के लिए थोड़ी म्यूटेड रहे। पर अगर आप उसके बियॉन्ड देख रहे हैं तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि किसी बड़े प्लेयर्स के साथ रहें जो अक्रॉस द कैटेगरी प्ले करते हैं। अभय अग्रवाल जी, कैपिटल मार्केट स्पेसेस को लेकर आपका नजरिया क्या रहेगा? पूरे साल थोड़ा किसी काउंटर ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, किसी काउंटर ने थोड़ी वोलेटिलिटी दिखाई है, लेकिन हालिया बयान अभी वित्त मंत्री का एफएनओ की सख्ती को लेकर उन्होंने कहा कि अब वो ऐसा कुछ सोच नहीं रही हैं। और आज देखिए आप बीएसई एंजल वन पूरा स्पेस ही चल गया। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में आपने ऐड किया है क्या? और जी नहीं, हमने ऐड नहीं किया श्रेया। हमारे पास जो पुराने हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है, कैम्स और सीडीएसएल, यही 2 स्टॉक्स हैं इस समय, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इन दोनों को कैपिटल मार्केट एक्टिविटी और रेगुलेशन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सीडीएसएल एक ऐसी कंपनी है जो आपके डीमैट अकाउंट जो कैश मार्केट है उसको मैनेज करते हैं, काफ़ी एडजेसेंसीज हैं उसमें। आउटसाइड दैट ऑल्सो इंश्योरेंस वगैरह की भी पॉलिसीज। कैम्स भी सिमिलर है, म्यूचुअल फंड का आरटीए है। जो एफएनओ प्लेयर्स के इम्पैक्ट होते हैं, जैसे ब्रोकर्स हैं और एक्सचेंजेस हैं, वहाँ पे फ्रैंकली बहुत मुश्किल है कहना कि शॉर्ट टर्म में क्या होगा, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ ड्रिवन और सेंसिटिव स्पेस बन गया है वो। पर जिस तरह से हमारा पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, अभी भी हम बहुत नेसेंट स्टेज में है कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेशन में, तो मुझे लगता है कि ये जो लीडर कंपनीज हैं ऑलरेडी, ब्रोकर्स और एक्सचेंजेस जिन्होंने लीडरशिप पोजीशन ले ली है, ये डेफिनेटली लॉन्ग टर्म बेट्स हैं। पर हो सकता है बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी शॉर्ट टर्म में थोड़ा डिसअपॉइंट करे इन्वेस्टर्स को। ओके, ठीक है। तो फिलहाल ये व्यू हो गया कैपिटल मार्केट स्पेस पे। बहुत शुक्रिया अभय जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब इतने अच्छी तरीके से देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और निफ्टी फ्लैट और बैंक निफ्टी करीब आपको 290 अंकों पर कामकाज करता हुआ और क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन मार्केट में अच्छी रिकवरी के साथ क्लोजिंग होने के संकेत। वीरेंद्र जी, कैसी लग रही है क्लोजिंग इन लेवल्स पर और सोमवार के लिए क्या स्ट्रैटेजी? देखिए श्रेया, 3 चीज़ें हैं, है ना। आप 26, 24/9, 24/8, 24/7, 24/5, 24/4, 24/3 तक रिट्रेस हुए। आज का पॉइंट था जो हमने शॉर्ट करवाया था, हमको किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आज जिस चीज़ पे फोकस करना है वो है शॉर्ट पे प्रॉफिट कहाँ बुक करें। लेवल था 25,321, दैट वाज 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। गया डॉट, वहीं से रिकवरी आ गई। मैंने अपनी कमेंट्री में क्लियरली मेंशन किया था फॉर दिस डे 3 मीनिंगफुल पॉइंट हैं जो कि रिकवरी लेके आएंगे। आइदर 321, आइदर 368, दैट्स 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज, या फिर निफ्टी RS1 को क्रॉस कर दे। खैर वो केस तो आया ही नहीं। तो अगर आपको रिवर्सल खेलना है तो शॉर्ट कवर करके बेस 2 से खेलिएगा। आपने रिवर्सल खेला, दैट्स गुड। मैंने 12 बजे भी कह दिया था कि अगर आपने रिवर्सल खेल लिया है, इस प्रक्रिया को ही खत्म करके अब हम अपने ट्रेड्स को क्लोज करेंगे। क्यों? कारण दिखाता हूँ। क्या कहा था मैंने अभी कुछ देर पहले? डायरेक्टर साहब, ड्रॉ करिए 50 डे में, ड्रॉ करिए 20 डे में। दिस कैंडल, आज की कैंडल जाके 5 दिन की, 10 दिन की ताबड़तोड़ सेलिंग के बाद अटक गई है अब 20 और 50 के बीच में। सो फर्दर इंडेक्स यहां से कहां प्रोसीड करेगा? जाएगा 20 डे को रीगेन करके 10 डे अटेम्प्ट करेगा, या फिर 50 को तोड़ के प्रोसीड करेगा 100 डे की तरफ? उसके लिए हमें फर्दर क्लैरिफिकेशन की, क्लैरिटी की और स्टैट्स की ज़रूरत है।
इसीलिए कहूँगा गो न्यूट्रल। हमने बहुत अच्छा फेस खिला सोम, मंगल, गुरुवार, शुक्रवार में। इट्स टाइम टू फोकस नाउ ऑन फर्दर ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स। इसीलिए दोनों इंडस्ट्रीज पे न्यूट्रल जाइए। मंडे को आके नई पारी खेलेंगे, बट हमें देखना होगा एफआईएस ने क्या किया अपने शॉर्ट्स के साथ। क्या वो कॉल राइटर्स के साथ, अब क्या पुट राइटर्स भी आ रहे हैं 50 डे पे? नहीं। तो श्रेया, नए ट्रेड्स के लिए, नए लॉजिक के लिए, नए डायरेक्शन के लिए वी नीड स्टैट्स। वो मेरे ख्याल से वीकेंड पे आपको मिलेंगे। श्रेया ओके, अभी फिलहाल न्यूट्रल और फ्रेश व्यू के लिए आपको वीकेंड का इंतजार करना पड़ेगा और मंडे देखते हैं फिर कैसे स्ट्रैटेजी रहती है। चलिए अब डेली रूम चेक ले लेते हैं और यतन जी मौजूद है स्टूडियोज में। बताइए यतन जी, डीलर्स कहाँ पे बेट लगा रहे हैं? देखिए, दो स्टॉक्स हैं आज फोकस में। सबसे पहले LIC, जहां डीलर्स BTHT की एडवाइस दे रहे हैं। 200 DMA के ऊपर स्टॉक में अच्छा ट्रैक्शन है। इनफैक्ट डेज हाई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है 935 940 तक के लेवल्स के लिए डीलर्स यहाँ BTHT की एडवाइस दे रहे हैं। और इसी के साथ अशोक लेलैंड काउंटर में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है आज। और ऑटोज में से अब अशोक लेलैंड पे डीलर्स फोकस कर रहे हैं, जहां उनको लगता है 145 150 तक के लेवल्स बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। ओके, LIC और अशोक लेलैंड यहाँ पे खरीदारी कराई डीलर्स की तरफ से। चलिए अब BTST और STBT ट्रेड्स लेना भी शुरू कर देते हैं। बताइएगा आप सर, गुड इवनिंग। कौन सा स्टॉक, BTST STBT? BTST और स्टॉक का नाम रहेगा फोर्टिस। ट्रेड करा 1021 के आसपास, स्टॉप होगा 1012, करीब 9 रुपए का स्टॉप है। टारगेट 1050 फोर्टिस। फोर्टिस हेल्थ केयर 1020 पे। अच्छा, एक बार लिखे आइए जरा अपोलो। मैं बस प्रकाश सर की कॉल के पहले देखना चाहूँगा कि अपोलो ने आज क्या किया। नंबर्स अच्छे थे लेकिन अपोलो सिंक हुआ। इस सेक्टर की टेंडेंसी रही है पिछले कुछ समय में सिंक होने की। और प्रकाश सर का जो ट्रेड रहा फोर्टिस, उसको देखते हैं वो क्या कर रहा है। क्या कोई पॉजिटिव डाइवर्जेंस है? यस, ये एक रिवर्सल है 50 डेमा से पोस्ट मई 2025। तो बड़ा अच्छी जगह प्रकाश सर ने ट्रेड पिक किया। माना साहब का ट्रेड। तो देखिए, एंजल वन के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो उसका फ्यूचर जो कि 2611 पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आपको 2554 2554 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 2725 2725 के टारगेट सेट करने हैं। एंजल वन यहाँ पर खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से। बताइए राजेश सातपुते जी, आपकी पिक। श्रेया, देखिए ICICI प्रू लाइफ इस चार्ट के ऊपर मेरी नजर है। एक बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला है 615 का। वो ब्रेकआउट यानी नेकलाइन लेवल था 618 619 चल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू 615 610 का हमारा स्टॉप लॉस होगा और ICICI प्रू लाइफ लॉन्ग लेके जाएंगे। इसका स्विंग का टारगेट या आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस है करीबन 640 का। दैट विल बी आवर टारगेट वन। ओके, ICICI प्रू। सौमिल, आपका ट्रेड। अच्छा, रचना जी आपका ट्रेड, माफ कीजिएगा। जी, मेरी तरफ से पेटीएम रहेगा। पेटीएम को हम लॉन्ग करेंगे फ्यूचर्स पे। 1325 का इसमें हम ऐसे लगा सकते हैं और अपसाइड पे हमारा टारगेट इसमें रह सकता है 1375 एंड 1390। ओके, पेटीएम रचना जी की पिक हो गई। कविता जी, आप बताइए आप किस ओर जाना चाह रही है? तो श्रेय बाय साइड जाएंगे और M&M ने बहुत अच्छा मूव दिया है आज अपने 20 EMA से और अपने प्रीवियस हाइस के ऊपर जाकर क्लोज हो रहा है। With the stop loss of 3650, one can approach for 3760, 3780 के प्राइस टारगेट के लिए M&M लेकर जा सकते हैं। महिंद्रा डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी। यहाँ पर खरीदारी की राय। ट्रेड्स हो गए हैं पूरे। अब F&O ब्रेथ भी समझ लेते हैं। रिकवरी जिस तरीके से देखने को मिली मार्केट में, वीरेंद्र जी क्या सुधरा है F&O ब्रेथ? देखिए, सुधरेगी तो है ही श्रेया। आज बेच के लोग थक गए थे तो थोड़ी कवरिंग नजर आएगी आपको, लेकिन लॉन्ग भी थे। दैट्स गुड। और आपकी स्क्रीन पे 109 लॉन्ग, अच्छी चीज़ है। शॉर्ट हालांकि 68 आज भी थे, शॉर्ट कवरिंग 26 में। अभी ये डिजिट का बढ़ना ज़रूरी है फॉर ए मीनिंगफुल बेस। शॉर्ट कवरिंग का आपको पहले एक फेज देखना पड़ेगा और 11 में लॉन्ग अनवाइंडिंग है। आइए स्लाइड्स को देखते हैं क्या करके। L&T फाइनेंस स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे, ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी। BSC केफिन टेक्नोलॉजीज, वोडाफोन आइडिया और साथ ही साथ LIC। कुछ नंबर स्पेसिफिक रिएक्शंस थे और कुछ इवेंट बेस्ड न्यूज़ फ्लो। एंजल वन अगेन, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया। PSUs देख रीजनेबल, अगर आप देखें पुल बैक लिया। और जो बात मैं सुबह कह रहा था, अभी मैं बताऊंगा अभी आपको क्या कह रहा था। बैंक ऑफ इंडिया, CDSL, अदानी एंटरप्राइजेस, जिंदल स्टील, इनमें एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक था बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। और अगली स्लाइड आएगी शॉर्ट बिल्डअप की। एम्बर एंटरप्राइजेस, भारतीय एयरटेल, ABB, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट और सुजलॉन में यहाँ पे शॉर्ट हुआ। और नेक्स्ट स्लाइड है लॉन्ग अनवाइंडिंग की। लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखाइए एक बार प्लीज। इट्स एम्फेसिस मिड कैप IT, PNB हाउसिंग फाइनेंस, एस्ट्रल,
नेस्ले और क्रॉम्पटन, ये कुछ थी लॉन्ग अनवाइंडिंग। वो जो बात मैं कह रहा था आपसे, एक बार निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स रखिएगा। जब सुबह प्रॉफिट टेकिंग का माहौल था, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स आज का लो देखिए, जो बात मैं आपको सुबह भी कह रहा था, आपको याद होगी। एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी इंडेक्स आया, 10 डे में ड्रॉ कर दीजिए डेली चार्ट पे प्लीज। फिर इसने अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट किया 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज से। कभी भी कोई स्टॉक इंडेक्स स्ट्रांग होगा ना तो 10-20 डमा से रिवर्सल जरूर लेगा। मानस, फाइनली अगर मैं आपसे, इनफैक्ट अगर आपसे मैं ये कहूं कि आपकी चॉइस इस हेल्दी डिप के बाद स्टॉक स्पेसिफिक पीएसयूज में क्या है, तो वो क्या होगी? कुछ आपने ऑप्शन ट्रेड्स पिक किए, बट फाइनली फॉर डिलीवरी बेसिस। तो देखिए, बैंक ऑफ इंडिया, मैंने यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया की बात की थी, लेकिन अगर एक स्टॉक पिक करके जाना हो पोजिशनल बेसिस पे तो बैंक ऑफ इंडिया का होगा। क्लियर कट फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। वीकली चार्ट पे एक बहुत ही क्लियर ट्रेंड है जिसको देख के लग रहा है कि जो पिछला हाई 158 के आसपास था, स्टॉक पोजिशनली उसको टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 138 के स्टॉप लॉस से एक पोजिशनल ट्रेड लेंगे 152 और 158 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए अब ये चर्चा पूरी हो गई। अब थोड़ा मूड को हल्का करते हैं। वैसे ही जनाब हफ्ता सिर्फ 4 दिन का था, लेकिन ले दे के ऐसी पिटाई हुई कि पूछिए मत। अब थोड़ा जी हल्का करते हैं और चलते हैं राजेश जी के पास, राजेश अग्रवाल जी के पास। ओटीटी पर या फिर सिनेमा घरों में आपके पास इस हफ्ते क्या है? राजेश जी पहले की जानकारी दीजिए, वो नैना मर्डर केस का वो फाइनल एपिसोड्स कब आएंगे और अब क्या है? मैं रोज देखता हूँ घर जाके उसे एक बार। वीरेंद्र जी, एक्चुअली कहूँ तो मैं कल भी कोई से चर्चा कर रहा था कि वीरेंद्र जी ने मेरे साथ धोखा किया। वो मेरे से पहले नैना मर्डर केस देख चुके थे और मुझे बताया नहीं कि इस तरीका से लटका के छोड़ दिया जाएगा। और रेदर मेरे को आपने व्हाट्सएप किया कि बहुत अच्छी सीरीज है। अच्छी सीरीज नो डाउट थी, बट बहुत ही बुरी तरीके से उसे छोड़ा गया, जो कि बहुत बुरी तरीके से एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है। ये कंप्लेंट हमेशा रहेगी। ये कंप्लेंट है। मैं उनके, हाँ, मैं खुद कहना चाहूँगा, मतलब मैं शायद 1:30 बजे रहे थे लगभग, और मैं गहरी नींद में मैं खींच के किसी तरीके से अब मालूम चल जाएगा, अब मालूम चल जाएगा, अब मालूम चल जाएगा। 1:45 बजे भाई साहब बंद हो गई, टू बी कंटिन्यूड। गलत है ये, आप व्यूअर्स के साथ धोखा मत कीजिए। खैर जो भी है, नहीं, राजेश अग्रवाल जी को बहुत ही बुरी लगती है ये चीज। वेडनेसडे इसलिए उन्होंने नहीं देखी क्योंकि 4 एपिसोड्स बाद में आने वाले थे, तो उन्होंने वेट किया फिर देखा। खैर राजेश अग्रवाल जी, कौन कौन से थिएटर में और ओटीटीज में क्या क्या देखने लायक इस बार? ऐसा है कि लास्ट 2-3 हफ्ते से कुछ भी नहीं था और इस हफ्ते बहुत कुछ है। तो लगता है मार्केट ने एक टर्न अराउंड लिया है ओटीटी के बजाय। पहले सिनेमा घरों की बात की जाए तो हक है इमरान हाशमी और यामी गौतम की, जो एक मशहूर साहबानो केस था उस पे बेस करके बनाया हुआ ये कोर्ट रूम ड्रामा है, जहाँ के ट्रिपल तलाक के बाद जो भी लड़ाई लड़ी वो है। और यामी गौतम आजकल इस तरीके के रोल्स में बहुत शानदार अभिनय कर रही है और उम्मीद है कि ये भी बहुत अच्छी मूवी होगी। और इसके अलावा एक दूसरी जस्सी वेड्स जस्सी है, जहाँ पे अगर आप देखो तो रणवीर शोरे और सिकंदर खैर की 90s की स्टोरी है, जहाँ मोबाइल फोन्स, व्हाट्सएप चैट वगैरह नहीं हुए थे और उस टाइम में रोमांस किस तरीके से कैसेट्स पर और इस चीजों पर लैंडलाइन फोन्स के हवाले होता था, उस पे है। बहुत अच्छी कॉमेडी हो सकती है। इन दो के अलावा अगर ओटीटी की बात की जाए तो ओटीटी पे बहुत कुछ है देखने के लिए। पहला तो बारामूला है, जहाँ मानव कौल एक कॉप है जो कश्मीर में बेस की हुई ये स्टोरी है, जहाँ पर लगातार कुछ बच्चों की किडनैपिंग हो रही है और वो उसके खोज खबर लगाते हैं, तो बाद में वो कुछ हॉरर का टच भी आ जाता है, पॉलिटिकल टच भी आ जाता है। ये अच्छी हो सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा जिसका इंतजार था वो महारानी सीजन 4, हुमा कुरैशी, अमित सयाल की जो पॉलिटिकल ड्रामा 3 सीजन हम लोग ने बहुत एंजॉय किया। वो रानी भारती वापस से आ रही है बिहार की दूसरी टर्म की सीएम बन करके, और जिस तरीके के 3 सीजन थे मुझे लगता है ये भी बहुत शानदार होगी और ये पहली पायदान पे रहेगी अगर किसी की वॉच लिस्ट पे हो तो। इसके अलावा थोड़ा दूर थोड़े पास है जिसमें पंकज कपूर और मोना सिंह है, जहां एक नावल ऑफिसर रिटायर होने के बाद अपने घर वालों को ये चैलेंज देते हैं कि 6 महीने तक अगर वो डिजिटल डिटॉक्स करेंगे तो उन्हें एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से कॉमेडी होगी जो देखने लायक होगी। 2 री रिलीजेस हैं जो थिएटर के बाद ओटीटी पर आ रही है। एक मिराए है
जो कि फैंटेसी एक्शन एडवेंचर ड्रामा है। दूसरी बैड गर्ल है जो तमिल मूवी है ये। इसके अलावा फैंटास्टिक फोर है जो कि मार्वल की है और जो सिर्फ और सिर्फ श्रेया के लिए हो सकती है, क्योंकि उसे बहुत शौक है मार्वल की सीरीज वगैरह देखने का। फ्रैंकेस्टाइन है जो कि स्काईफाई फिल्म है। डेथ बाय लाइटनिंग है जिसमें 1881 में जो यूएस प्रेसिडेंट के असैसिनेशन हुआ था उस पर डिपेंडेंट है। स्क्विड गेम का चैलेंज 2 है। बैड गाइज है। मैक्स टर्नहॉल, इस तरह के कई फॉरेन की सीरीज और मूवीज हैं। लेकिन मेरी जो पसंद रहेगी वो, जैसा मैंने कहा कि महारानी 4 सबसे ऊपर पड़ती है, तो मैं समझता हूँ कि वहां पे ध्यान देना चाहिए और वो वाकई में बहुत अच्छी हो सकती है। महारानी अच्छी मैं सोच रही हक भी देखूं, मुझे ना ऐसी मूवीज बहुत अच्छी लगती है और इनफैक्ट यामी गौतम ने ऐसे बहुत सारी मूवीज की है। थर्सडे याद होगा राजेश अग्रवाल जी, जो 2022 में रिलीज हुई थी। ए थर्सडे वो भी काफी अच्छी थी यामी गौतम की। वीरेंद्र जी, आप कौन सा देखोगे इस वीकेंड? मैं कोशिश करूंगा कि बिहार को इससे पहले कि अपना महाराज मिले नया, महारानी देख लूं, है ना? नाइस। मिलेगा तो महाराज ही, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे ख्याल से शायद है ना, महारानी निपटा लो। ठीक है, महारानी देखेंगे आप। अगले हफ्ते के ट्रिगर्स, अगले हफ्ते के ट्रिगर्स के लिए कंचन हमारे साथ मौजूद है। कंचन भी लाइन में थी कि कब मेरा नंबर आएगा। बताइए कंचन, क्या ट्रिगर्स हैं और अगले हफ्ते कौन कौन से फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की दिशा और दशा? जी, जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि Q2 की अब हम क्लोजिंग की तरफ जाते जा रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो अगले हफ्ते अपने काफ़ी सारी कंपनीज हैं अपने जो Q2 के रिजल्ट्स हैं उनको प्रेजेंट करेगी। जैसे कि बजाज फाइनेंस, मंडे को नंबर्स आएंगे। ONGC, KPI, IT टेक, सोलार इंडस्ट्री और वोडाफोन आइडिया के नंबर्स भी हमें मंडे को आते हुए दिखाई देंगे। इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो ग्लोबल और इंडिया मार्केट में ऐसा कोई मेजर इवेंट नहीं है। 11 नवंबर की बात करी जाए तो बजाज फिनसर्व, टाटा पावर, बॉश, फोर्टिस हेल्थ केयर, RVNL और BSE के जो नंबर्स हैं वो हमें बाजार के अंदर दस्तक देते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, वेडनेसडे की तरफ अगर बढ़ा जाए तो यहाँ पे देखिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक अक्टूबर रिटेल इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो सामने आपको आता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ यूएस फेड के विलियम्स के यहाँ पे जो स्पीच है उसकी भी उस पे भी बाजार की जो है वो नजर रहेगी। ओपेक की जो मंथली रिपोर्ट है वो भी हमें इसी दिन आती हुई दिखाई देगी। रिजल्ट के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एशियन पेंट्स, HAL, प्रेस्टीज एस्टेट, अशोक लेलैंड, IRCT जैसे जो कंपनीज है वो इस दिन अपने नंबर्स को जो है वो प्रेजेंट करेगी। आगे बढ़ा जाए, थर्सडे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे यूएस के इन्फ्लेशन का डेटा जो है वो सामने आएगा। साथ ही साथ इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा भी हमें इसी दिन आता हुआ पड़ता दिखाई देगा। वहीं अगर बात करी जाए CPI डेटा की यूएस के, तो वो भी हमें 13 नवंबर को ही आता हुआ नजर आएगा। रिजल्ट के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे जो ऑटो कंपनीज है अपने नंबर्स जो है प्रेजेंट करने वाली है, जैसे कि आयशा मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, इसके अलावा एमसुमी, भारत डायनामिक्स और वोल्टास के नंबर्स भी इसी दिन आते हुए दिखाई देंगे। जी, चलिए, शुक्रिया कंचन आपका। तो ये नंबर्स अगले हफ्ते ड्यू हैं। हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे 25,504। तो फाइनली अगर मैं कुछ देर के लिए अपने चार्ट्स को वीकली पे कन्वर्ट करूं तो इस 3 हफ्तों की सेलिंग, 1, 2, 3 हफ्तों की सेलिंग जो वीकली चार्ट्स पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस होता है, याद रखिएगा, दैट्स 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहां जाके रुकी। 10 वेमा जो है पिछले 1, 2, 3, 4, 5 हफ्तों का वो जोन है जो प्रोटेक्ट करा हमने। निफ्टी बैंक आउट ऑफ दीज 2 इंडिसेस अगर आप देखें तो फिर भी बहुत शानदार रहा और लूज इसने बहुत कुछ नहीं किया, क्योंकि आज इंट्राडे में रिकवरी बहुत शानदार थी एंड थैंक्स टू निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स जिसने 10 डे से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया। टुवर्ड्स क्लोज इवनली पॉइज था जो ब्रेथ, 1487 एडवांसेस, 1420 डिक्लाइंस। हालांकि स्मॉल कैप में डैमेज था, इंट्राडे में मिड कैप में डैमेज था, लेकिन वो भी रिकवरी हुई। बैंक्स में अगर आप देखें, निफ्टी बैंक ने एक पुल बैक लिया, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स ने एक पुल बैक लिया 1% ऊपर, PSU बैंक्स इंडेक्स एक मूव लिया, डिफेंस ने मूव लिया, कैपिटल मार्केट थीम ने एक पुल बैक लिया। वो जो क्लैरिफिकेशन और जो न्यूज़ फ्लो था वो इसने एक जान फूकी। मेटल्स में अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी थी और निफ्टी ऑटो थैंक्स टू M&M एंड अशोक लेलैंड, और आपकी स्क्रीन पे ऑयल गैस, और आई थिंक इस चीज़ को फॉर्म रखा रिलायंस ने। बाकी FMCG बैकवर्ड पता निफ्टी के लूजर्स, दैट्स भारती, टाटा कंज्यूमर टेक, महिंद्रा, अपोलो हॉस्पिटल्स, इंटेग्रो एविएशन और साथ ही साथ विप्रो। माफ़ी चाहूँगा, गेनर्स को लेकर आइए एक बार स्क्रीन पे। आज श्रीराम फाइनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग मूव, स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर, बजाज फाइनेंस, अदानी इंटरप्राइजेस, बजाज फिनसर्व, टाटा स्टील, HDFC लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था। और एक स्लाइड और दिखाई डायरेक्टर साहब मुझे आज के गेनर्स की। इसके बाद इन 6 के बाद जो अगर आप देखें सबसे स्ट्रॉन्ग थे, और उसमें था
नहीं, आई मीन इसी 6 को लेते हैं। लेकिन L&T फाइनेंस अगर आप जाएं तो आज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्किप 305.70 पे ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। क्लोजिंग एक बहुत ही कमज़ोर हफ्ते की आप कह सकते हैं कि अच्छी रही, दिल को दे गई थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा वो जुनून जो बेचने का था वो कम हुआ होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक, है ना? दिल को सुकून दिया है इस फ्राइडे की क्लोजिंग में, और वीकेंड शायद आपके गले को सुकून दे सर। गला आपका खराब नजर आ रहा था, सुनाई दे रहा था इनफैक्ट, तो आराम कीजिए। ठंड बढ़ गई कैसे दिल्ली में? बहुत खराब, दिल्ली में ठंड बढ़ गई है। दिल्ली मैं बताऊं श्रेया, परसों में नीचे गया शाम के वक्त लगभग 6:30 पौने 7 बजे के आसपास, टी शर्ट में था मैं, लेकिन मैं दोबारा ऊपर आया, घर से मैंने अपना एक हल्का सा जैकेट पिक किया, तो आप वो जो हल्की सी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो फीलिंग होती है ना, ठंड जब बढ़ती है दिल्ली एनसीआर में, वो फीलिंग वो महसूस कर पा रहे थे आप? हाँ, ठीक है, तो वीकेंड बिल्कुल आराम कीजिए सर, और गले को आराम दीजिए। चलिए फिलहाल इस शो से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी सोमवार को आपके साथ, तब तक के लिए बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार। नमस्कार।